सीरीज की शुरुआत एक हाई स्कूल की लड़की जी से होती है जो अपने नए स्कूल के सामने खड़ी होती है। जैसे ही वह अंदर जाती है वह नोटिस करती है कि वहाँ के सारे छात्र अमीर लगते हैं। वह अपने नए स्कूल को देखकर उत्साहित होती है क्योंकि वह स्कूल बहुत शानदार और लग्जरी लगता है। वह खुद से कहती है कि यह उसके लिए एक नई शुरुआत है और वह ठान लेती है कि अब कोई परेशानी नहीं करेगी। जल्द ही हमें पता चलता है कि जेड को उसके पिछले स्कूल से इसलिए ट्रांसफर किया गया क्योंकि वह वहाँ बहुत झगड़े करती थी और अक्सर विवादों में फंसती थी। वह स्कूल में घूमते घूमते रिसेप्शन पर पहुंचती है और पूछती है कि सेक्शन ई कहाँ है, वही क्लास जिसमें उसे भेजा गया है। जब वह इंतजार कर रही होती है तो वह देखती है कि एक लड़की उसे नफरत भरी नजरों से घूर रही है। जी सोच में पड़ जाती है कि ऐसा क्यों, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देती। रिसेप्शनिस्ट द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए जी एक पुरानी और जर्जर बिल्डिंग तक पहुंचती है जो बाकी शानदार स्कूल की इमारतों से बिल्कुल अलग होती है। वह खुद को समझाती है कि दिखावा मायने नहीं रखता, बस अंदर से ठीक होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है वह अंदर की गंदगी और अव्यवस्था देखकर चौंक जाती है। फिर भी वह आगे बढ़ती है और कुछ लड़कों के एक ग्रुप तक पहुंचती है। वह पूछती है क्या यही सेक्शन ई है। उनमें से एक लड़का जिसका नाम कैफिर है कहता है कि वह गलत जगह पर है। जी कहती है कि रिसेप्शनिस्ट ने यहीं भेजा था, लेकिन कैफिर बदतमीजी से कहता है कि वह तुरंत यहाँ से चली जाए। उसकी रूखी बातों से परेशान होकर जी वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि उसका मन कर रहा है कि जो लॉलीपॉप वो पकड़े हुए हैं उसे कैफिर के मुंह में ठूंस दे। लेकिन वह खुद को शांत करती है और एक दूसरी बिल्डिंग की ओर जाती है जो साफ सुथरी और अच्छी लगती है। वहाँ एक क्लासरूम में जाकर वह एक डेस्क पर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में एक लड़की आती है जिसका नाम रॉकी है और वह क्लास प्रेसिडेंट है। वह खुद का परिचय देती है और जी भी बताती है कि वह इस स्कूल में नई है। जब रॉकी जी के पेपर्स चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जी इस क्लास की नहीं है बल्कि सेक्शन ई की किसी और क्लास की छात्रा है। वह जी को सही रास्ता बता देती है। उसी पल जी को समझ आता है कि कैफिर ने उसके साथ मजाक किया था। गुस्से में वह वापस सेक्शन ई की ओर जाती है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उस सेक्शन में सिर्फ एक ही क्लासरूम है और वह पूरी तरह लड़कों से भरी हुई है। फिर भी वह परेशान नहीं होती। वह टीचर और क्लास से अपना परिचय देती है। क्लास लीडर होने के नाते कैफिर को उसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन वह उसका मजाक उड़ाता है और बाकी छात्र भी हंसते हैं। जी चुप नहीं रहती, वह भी कैफिर का मजाक उड़ाती है। तभी से जी को क्लास के लड़कों की तरफ से तंग किया जाने लगता है। जब भी वह बैठने की कोशिश करती है वे उसे रोकते हैं। जब वह किसी तरह बैठ जाती है तो वे उस पर कागज की गेंदें फेंकते हैं और हंसते हैं। वह उन्हें चिल्लाकर रोकने को कहती है लेकिन कोई नहीं सुनता। जब क्लास खत्म होती है जी गुस्से में क्लासरूम से बाहर निकलती है और कैफेटेरिया की ओर जाती है। वहां उसे रॉकी मिलती है जो कुछ लड़कियों के साथ बैठी होती है। रॉकी उससे पूछती है कि सेक्शन ई में सब कैसे रहा, लेकिन जी सच्चाई छुपा लेती है और कहती है कि सबने उसका अच्छे से स्वागत किया। लड़कियां उसकी बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि उन्हें पता है कि सेक्शन ई के सारे छात्र बदमाश हैं। तभी एक लड़का आयरिस बोल पड़ता है और कहता है कि जी के लिए सेक्शन ई एकदम परफेक्ट है। इससे साफ हो जाता है कि जेड और आयरिस एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन जेड कुछ नहीं कहती और चुपचाप कैफेटेरिया से बाहर चली जाती है। वापस जाकर वह खाने के लिए एक साफ जगह ढूंढती है, लेकिन जैसे ही वह खाना निकालती है बाकी लड़के उसका खाना छीन लेते हैं। उनमें से एक लड़का फिलिक्स आता है और उसे माफी मांगता है। वह जी को समझाता है कि सेक्शन ई के किसी भी छात्र को कैफेटेरिया में जाने या वहां से खाना खरीदने की इजाजत नहीं है। जी यह सुनकर हैरान होती है, लेकिन वह फिर से बैग से खाना निकालती है। फिलिक्स तुरंत वह भी छीन लेता है और चेतावनी देता है कि आगे से ऐसा न करे। बाद में जब जी क्लास में होती है एक महिला टीचर आती है, लेकिन पढ़ाना शुरू नहीं करती क्योंकि क्लास बहुत गंदी होती है। वह कहती है कि अगर अगली बार भी क्लास ऐसी ही मिली तो वह साल भर उन्हें नहीं पढ़ाएंगी। फिर वह चली जाती है। जी ठान लेती है कि वह क्लास साफ करेगी और सबको सफाई के लिए प्रेरित करती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सारे लड़के बाहर निकल जाते हैं और जी को क्लास में बंद कर देते हैं। वह चिल्ला चिल्लाकर मदद मांगती है, लेकिन वे खिड़की से हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। जी के पास कोई और चारा नहीं होता। वह अकेले ही क्लास की सफाई करती है, गुस्से और झुंझलाहट से भरी हुई। दिन के अंत में वह घर लौटती है। हमें पता चलता है कि वह अपने चाची के साथ रहती है। जब चाची उससे पहले दिन के बारे में पूछती हैं, जी सब कुछ छुपा लेती है और कहती है कि दिन बहुत अच्छा था। चाची उससे उसकी दी गई कसम याद दिलाती है और जी कहती है कि उसने नहीं भूला, वह किसी से कोई झगड़ा नहीं करेगी। अगले दिन स्कूल में कैफिर उसे एक कागज देता है जिसमें उन चीजों की लिस्ट होती है जो वह और बाकी लड़के खाना चाहते हैं। वह जी से कहता है कि वह उन्हें कैफेटेरिया से लाकर दे। जी साफ मना कर देती है और कहती है कि वह उनकी नौकरानी नहीं है। कैफिर कहता है कि उसे जी का इस क्लास में होना पसंद नहीं है और अगर वह यहाँ रहना चाहती है तो उसकी बात माननी होगी। जी गुस्से में कहती है कि वह उसकी कोई बात नहीं मानेगी। वह यहाँ तक कहती है कि उसे पहली बार देखकर ही उसका मन हुआ था कि उसे घूंसा मार दे। कैफिर को जी का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह झगड़ा शुरू करने ही वाला होता है कि तभी उनकी टीचर क्लास में आ जाती है और बीच में रोक देती है। लंच टाइम में एक लड़का यूरी आता है और सारे लड़के उसके पास भागते हैं क्योंकि उसने उनके लिए बहुत सारा खाना लाया होता है। लेकिन जैसे ही यूरी जी को देखता है वह गुस्से से भर जाता है। फिलिक्स उसे बताता है कि जी उनकी नई क्लासमेट है। यूरी जी को गुस्से से घूरता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जी उसकी प्रतिक्रिया से हैरान होती है और फिलिक्स से उसके बारे में पूछती है। वह
बताता है कि यूरी छुट्टियों में जापान में अपने परिवार से मिलने गया था और अभी अभी वापस आया है। वह यह भी बताता है कि यूरी और कैफिर बहुत अच्छे दोस्त हैं। उधर यूरी कैफिर से जेड के बारे में बात करता है और साफ कहता है कि उसे अपनी क्लास में लड़की का होना पसंद नहीं है। कैफिर उसे बताता है कि उसने जेड को डराने की कोशिश की थी, लेकिन वह डरी नहीं और डटकर खड़ी रही। फिर यूरी सुझाव देता है कि वो लोग जी को तब तक परेशान करें जब तक वो तंग आकर खुद ही स्कूल छोड़ न दे। कैफिर इस बात से सहमत होता है। अगली सुबह जी नाश्ता करके स्कूल के लिए निकलती है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके बड़े कजिन एंजेलो से होती है। वो उससे पूछता है कि स्कूल में सब कुछ कैसा चल रहा है। जी उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ ठीक है। फिर वो पूछती है कि क्या उसे सेक्शन ए के बारे में कुछ पता है, क्योंकि वो भी कभी इसी स्कूल का छात्र था। एंजेलो बताता है कि सेक्शन ए को खास तौर पर बदमाश छात्रों के लिए बनाया गया है और एक बार अगर कोई वहां ट्रांसफर हो जाए तो वो ग्रेजुएशन तक वहीं रहता है। लेकिन वो यह भी बताता है कि अगर कोई लड़की अच्छे व्यवहार, बिना झगड़े और अच्छे ग्रेड्स से पढ़ाई करे तो वो सेक्शन ए से बाहर ट्रांसफर हो सकती है। ये सुनने के बाद जी स्कूल की ओर आगे बढ़ती है। रास्ते में वह एक लड़के को 4 लड़कों से लड़ते हुए देखती है और वो अकेले ही सबको हरा देता है। जैसे ही वह जेड को देखता है, वह खुद को उसका क्लासमेट बताता है और पूछता है क्या वो साथ में स्कूल चल सकती है। जी मान जाती है। रास्ते में उसे पता चलता है कि उस लड़के का नाम साई है। जी उससे पूछती है कि सेक्शन ए के छात्रों को कैफेटेरिया में जाने की इजाजत क्यों नहीं है। साई कहता है कि वह बताएगा, लेकिन एक शर्त पर उसे खाने के लिए कुछ दिलवाना होगा। जी मान जाती है। फिर साई बताता है कि पहले सेक्शन ए में एक लड़की थी जिसका नाम एला था और वो कैफिर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके स्कूल प्रशासन से अच्छे संबंध थे तो उसे किसी और सेक्शन में ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर के बाद एला का रवैया कैफिर के लिए अचानक बदल गया। एक दिन कैफिर ने उसे कैफेटेरिया में किसी और लड़के को चूमते हुए देख लिया। गुस्से में आकर कैफिर ने उस लड़के से लड़ाई कर ली और पूरी कैफेटेरिया तहस नहस कर दी। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने कैफिर और पूरे सेक्शन ए के छात्रों को कैफेटेरिया में जाने पर रोक लगा दी। बातचीत खत्म होने के बाद जी और साई स्कूल पहुंचते हैं और दिन सामान्य ढंग से बीतता है। लेकिन आखिरी पीरियड में जी हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी कुर्सी से उसके कपड़े चिपका दिए गए हैं। ये शरारत कैफिर और यूरी ने मिलकर की थी। पूरी क्लास जी पर हंसती है और सब उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जी साई और फेलिक्स को आवाज देती है, उन्हें याद दिलाती है कि वो हमेशा उनके लिए खाना लाती है, तो वो इस हालत में उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। फेलिक्स और साई को शर्म आती है और वे उसकी मदद करते हैं, लेकिन कपड़े फट जाते हैं। साई तुरंत अपनी जैकेट उसे उड़ा देता है। गुस्से में जी कैफिर को ढूंढने निकलती है। उसे यूरी और उसके दोस्तों के साथ खड़ा देखकर वो साई की जैकेट उसके चेहरे पर फेंकती है और सबके सामने कहती है कि अब वो कैफिर की किसी हरकत पर चुप नहीं बैठेगी। फिर वो वहां से चली जाती है। घर लौटते समय साई उसके साथ होता है और उसे एक और जैकेट देता है ताकि वह अपने फटे हुए कपड़े छुपा सके। जी उसे धन्यवाद कहती है और घर के अंदर चली जाती है। दूसरी ओर साई जब घर जा रहा होता है तो फिर वही लड़कों का ग्रुप जो पहले उससे हारा था उसे बदला लेने के लिए घेर लेता है। घर पर जी रात का खाना खा रही होती है और वहाँ आयरिस भी होता है। पता चलता है कि आयरिस दरअसल जेड का छोटा कजिन है, लेकिन वो साफ तौर पर जेड की मौजूदगी से चिढ़ा हुआ है। एंजेलो ये देखकर नाराज हो जाता है जब उसे पता चलता है कि आयरिस जेड को अपनी कार में स्कूल नहीं छोड़ता। वह उसे आदेश देता है कि अगली सुबह से जी को स्कूल छोड़कर आए और उसे किसी भी परेशानी से बचाए। अगली सुबह आयरिस जी को स्कूल छोड़ने जाता है। क्लासरूम पहुंचते ही कैफिर फिर से जेड को खाने की लिस्ट और पैसे देता है और उम्मीद करता है कि वो उनके लिए खाना लाएगी। जेड गुस्से में जवाब देती है कि वो उनकी नौकरानी नहीं है। वह कहती है कि वह सिर्फ अपने दोस्तों के लिए खाना ला रही है, कैफिर के लिए नहीं। जी कैफेटेरिया जाकर वो सारी चीजें खरीदती है जो कैफिर ने लिखी थी। जब वो वापस आती है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं, इवन कैफिर भी। फेलिक्स जी को अपने पास बुलाता है और साथ में खाने का न्योता देता है, जिससे जी बहुत खुश होती है और साथ बैठ जाती है। लेकिन यूरी को यह पसंद नहीं आता और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। बाद में क्लास में टीचर छात्रों के नाम पुकारती है ताकि उनके पढ़ाई के स्तर का पता लगाया जा सके, लेकिन लड़कों में से कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वह जेड का पूरा नाम पुकारती है और पता चलता है कि उसका सरनेम भी वही है जो आयरिस का है। कैफिर तुरंत जेड से पूछता है कि क्या उसका आयरिस से कोई रिश्ता है। जेड बिना झिझक जवाब देती है कि वो उसका कजिन है। तभी जी महसूस करती है कि क्लास का माहौल अचानक बदल गया है, सब गुस्से में लग रहे हैं। जी को लगता है कि शायद आयरिस और उसके क्लासमेट्स के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद जी अपने किसी भी क्लासमेट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सब उससे दूरी बना लेते हैं। इस बीच कैफिर और यूरी अपने दोस्तों के साथ जी की जानकारी इंटरनेट पर खोजने लगते हैं। उन्हें उसका पुराना स्कूल पता चलता है और ये भी कि वह वहाँ एक जबरदस्त बदमाश थी। उन्होंने ये भी पता लगाया कि उसने एक बार एक लड़के को पेंसिल से घायल कर दिया था और कई छात्रों को बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। तभी एक छात्र अंदर आता है और बताता है कि उसे जेड के परिवार के बारे में कुछ जानकारी है। वह बताता है कि जेड का पिता बहुत समय से लापता है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। उसकी माँ ने उसे बचपन में छोड़ दिया था, फिर किसी और आदमी से शादी कर ली और एक नई जिंदगी शुरू कर दी। जी अपनी दादी के साथ रहती थी, लेकिन जब उसने स्कूल बदला तो वह अपने अंकल के घर रहने आ गई। यूरी और कैफिर को शक होता है कि शायद आयरिस ने जानबूझकर जी को उनके सेक्शन में भेजा
भेजा है ताकि वह उनकी जासूसी कर सके। जब क्लास की सफाई का समय आता है तो हमेशा की तरह सारे लड़के जी को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। कैफिर उसे परेशान करने के लिए कूड़ेदान उलट देता है और कचरा बिखेर देता है। गुस्से में जी भी जवाब देती है। वह जमीन पर कागज फैला देती है और साफ करने से मना कर देती है जब तक कैफिर उसकी मदद न करे। स्थिति बिगड़ती देख और यह जानते हुए कि कैफिर का गुस्सा तेज है और वह जी को चोट पहुंचा सकता है, यूरी बीच में आता है। वह कैफिर को समझाता है कि जी के साथ मिलकर सफाई कर लो ताकि कोई दिक्कत न हो। कैफिर शांत होता है और यूरी की बात मानकर जी के साथ क्लास की सफाई करता है। अगले दिन जी आयरिस की कार में स्कूल जा रही होती है। तभी वह साई को रास्ते में चलते हुए देखती है। वह आयरिस से कार रोकने को कहती है और बताती है कि वह अपने क्लासमेट के साथ स्कूल जाना चाहती है। साई के साथ चलते हुए जी उससे पूछती है कि वह स्कूल क्यों नहीं आया। साई बताता है कि उसे फिर से उन्हीं लड़कों से लड़ाई करनी पड़ी थी और इस बार उसे गंभीर चोट आई है, इसलिए वह ठीक होने तक घर पर ही रहा। फिर जी उसे बताती है कि क्लास में जब सबको पता चला कि वह आयरिस की कजिन है तो सबने उससे दूरी बना ली। वह साई से पूछती है क्या वह भी ऐसा ही करेगा। साई उसे भरोसा दिलाता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे साथ में स्कूल की ओर बढ़ते हैं। बाद में साई जी को एक बिल्डिंग के पीछे ले जाता है ताकि उसे क्लास प्रेसिडेंट का चुनाव दिखा सके, लेकिन जी हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि असल में कोई वोटिंग नहीं होती बल्कि चुनाव का तरीका है एक फिजिकल फाइट। कैफिर और एक और छात्र डेविड जो इस पद को पाना चाहता है एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। जो जीतेगा वही नया क्लास प्रेसिडेंट बनेगा। फाइट शुरू होती है और कैफिर और डेविड एक दूसरे पर जमकर हमला करते हैं। लड़ाई बहुत ज्यादा तीव्र और हिंसक होती है, लेकिन अंत में कैफिर जीत जाता है। छात्र उसका उत्साह से स्वागत करते हैं, उसे कंधों पर उठा लेते हैं और जश्न मनाते हुए वहां से ले जाते हैं। जी वहां से नहीं जाती बल्कि वह डेविड के पास जाती है और उसे घर पहुंचाने में मदद करती है। अगले दिन क्लास में जी साई और डेविड के लिए खाना लाती है। उधर यूरी और कैफिर उन्हें देखकर नाखुश होते हैं। ये साफ हो जाता है कि जी अब क्लास के सभी लड़कों के साथ अच्छे से घुल मिल रही है और बदले में वे भी उसे सम्मान देने लगे हैं। यह बात कैफिर और यूरी को चिंता में डाल देती है क्योंकि वे नहीं चाहते कि जी उनकी सेक्शन में सहज महसूस करे। उसी समय उनका एक सहपाठी उन्हें बताता है कि अगला पीरियड पीआई का है और उन्हें जिम के लिए तैयार होना है। उसी समय आयरिस अपने दोस्त के साथ बैठा है जो उसे बताता है कि सेक्शन ए के छात्र अगली क्लास के लिए जिम जा रहे हैं। बात करते समय एला वहां आती है और आयरिस को हाय कहती है। साफ होता है कि दोनों के बीच रोमांटिक रिश्ता है। फिर आयरिस ये बहाना बनाकर जिम जाने का फैसला करता है कि वह अपनी कजिन जी को चेक करना चाहता है, कहीं कोई लड़का उसे परेशान न कर रहा हो। हालांकि जब वह वहां पहुंचता है तो जानबूझकर एला के बहुत करीब हो जाता है ताकि कैफिर को गुस्सा दिला सके। उसकी यह चाल काम करती है। कैफिर पूरी तरह से भड़क जाता है और सामने जो हो रहा है उससे गुस्से में आ जाता है। आयरिस को सजा देने के लिए वह जी पर गुस्सा निकालने का फैसला करता है। बहाना बनाते हुए कि वह उसे बॉल पकड़ना सिखा रहा है, कैफिर पूरी ताकत से बॉल फेंकता है जो सीधे उसके चेहरे पर लगती है। जी जमीन पर गिर जाती है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। जिम में मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। उसी पल कैफिर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माफी मांगना चाहता है, लेकिन वह हिचकिचाता है जब देखता है कि आयरिस पहले ही उसके पास दौड़कर पहुंच गया है। बाद में जी को घर पर बिस्तर पर लेटे हुए दिखाया जाता है। वह स्कूल से 2 दिन की छुट्टी लेती है ताकि वह अपनी चोट से उबर सके। उसकी आंटी उसके कमरे में नाश्ता लेकर आती है। जी उसे बताती है कि वह स्कूल छोड़ना चाहती है क्योंकि वह जो कुछ उसके साथ हो रहा है उसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह मानती है कि उसे नहीं पता कि जो छात्र उसे परेशान कर रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए, खासकर जब उसने वादा किया था कि वह कोई परेशानी नहीं करेगी। उसकी आंटी उसे समझाती है कि उसे चुपचाप सब कुछ सहने की जरूरत नहीं है, वह अपने लिए खड़ी हो सकती है बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए। बाद में जी दवा खरीदने बाहर जाती है, लेकिन अचानक उसके कुछ सहपाठी उसके सामने आ जाते हैं। वे उसे पकड़ने और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जी खुद को छुड़ाने में सफल रहती है और अचकचाकर खुद को कैफिर की बाहों में पाती है जो पूरा समय उसके पीछे खड़ा था। कैफिर उसे बताता है कि उसके सहपाठी बस उसे उसके पास लाने की कोशिश कर रहे थे। फिर वे एक कैफे में बैठते हैं और जी उससे पूछती है कि वह उससे क्या चाहता है। जवाब देने के बजाय कैफिर एक पट्टी निकालता है और ध्यानपूर्वक उसकी चोट पर लगा देता है। इसके बाद वह उसके लिए आइसक्रीम ऑर्डर करता है। जी उससे पूछती है कि क्या वह उसे घूंस देने की कोशिश कर रहा है ताकि वह उसके साथ किए गए व्यवहार को भूल जाए। कैफिर मानता है कि उसे माफी मांगनी नहीं आती, लेकिन उसे इतना पता है कि लड़कियों को आइसक्रीम पसंद होती है। हालांकि जी उसका यह इशारा स्वीकार नहीं करती और वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह पलटती है, आइसक्रीम उठाती है और चुपचाप अपने रास्ते चली जाती है। अगले दिन जी स्कूल में बाथरूम में जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ लड़कियां वहां आती हैं और जिम में जो हुआ उसकी बातें करने लगती हैं। उनमें से एक लड़की फ्रेया एला के बारे में बुरा बोलती है। वह कहती है कि एला भरोसेमंद लड़की नहीं है और उसने कैफिर को छोड़कर आयरिस को डेट करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे बात कर रही होती हैं, फ्रेया नोटिस करती है कि उनकी सहपाठी एम असामान्य रूप से चुप है और बातचीत में हिस्सा नहीं ले रही। जब फ्रेया उससे पूछती है कि वह चुप क्यों है तो एम कहती है कि उसे लगता है एला उतनी बुरी नहीं है जितना फ्रेया कह रही है। फ्रेया को एम की बात पसंद नहीं आती, लेकिन वह जल्दी ही विषय बदलकर जी की तरफ मोड़ देती है। वह सवाल उठाती है कि लड़के जी पर ध्यान क्यों दे रहे
रहे हैं। उसे कोई वजह नजर नहीं आती, खासकर जब जी सुंदर भी नहीं है। जी, जो यह सारी बातें सुन रही होती है, फ्रेया की बातों से गुस्से में आ जाती है। वह बाथरूम से बाहर निकलती है, फ्रेया के सामने खड़ी होती है और बिना कुछ कहे उसके ऊपर पानी फेंक देती है। इसके बाद जी दौड़ती हुई सेक्शन ए की तरफ जाती है। फ्रेया और उसकी सहेलियां उसके पीछे दौड़ती हैं और सेक्शन ए के सामने उसे पकड़ लेती हैं। उसी समय सेक्शन ए के सभी लड़के बाहर आकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसके साथ ही फ्रेया के दोस्त लड़के एला और आयरिस भी दूर खड़े होकर पूरा सीन देख रहे होते हैं। फ्रेया, जो अब भी अपमानित महसूस कर रही है, ऐलान करती है कि जी ने उसके ऊपर पानी फेंकने की हिम्मत की और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तभी आयरिस बीच में आ जाता है और बताता है कि जी उसकी कजिन है। जी को लगता है कि आयरिस अब उसका बचाव करेगा, इसलिए वह गर्व से फ्रेया के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन उसे तब झटका लगता है जब आयरिस आगे कहता है कि अगर जी गलत थी तो वह उसका बचाव नहीं करेगा। अब फ्रेया, जो फिर से आत्मविश्वास में है, जी को स्कूल की स्टूडेंट हायरार्की समझाती है। वह बताती है कि स्कूल को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। कैटेगरी ए, जिसमें फ्रेया, एला और बाकी एलीट लड़कियां हैं। आयरिस इस श्रेणी का लीडर है। कैटेगरी बी, वे छात्र जो ए वालों की छोटी मोटी सेवा करते हैं। कैटेगरी सी, वे जो सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं। रॉकी, जिसने जी का स्वागत किया था। कैटेगरी डी, सिर्फ लड़कों से बनी, जो कैटेगरी ए के लिए दूसरों को सजा देने का काम करते हैं। कैटेगरी ई, सबसे निचली श्रेणी, जिसमें जी पहले से है, जिन्हें कोई अहमियत नहीं देता। फ्रेया कहती है कि वह जी को माफ कर देगी अगर वह उसके सामने घुटनों पर बैठे और उसका जूता चूमे। लेकिन जी साफ इनकार कर देती है और वहां खड़े सभी को बताती है कि वह बाथरूम में थी और उसने खुद सुना कि फ्रेया एला के बारे में बुरा बोल रही थी और उसे अपमानजनक कहा। फ्रेया घबरा जाती है क्योंकि वह जानती है कि आयरिस उसे सजा देगा। वह झूठ बोलती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा और सारा दोष एम पर डाल देती है। फ्रेया की बाकी सहेलियां भी उसका झूठा साथ देती हैं। एम, जो हैरान और डरी होती है, खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करती है, लेकिन आयरिस उसकी बातों को अनदेखा करता है और कैटेगरी डी के लड़कों को आदेश देता है कि वे उसे सजा दें। लड़के एम को पकड़ लेते हैं और उसे सबके सामने पीटने की तैयारी करते हैं। तभी कैटेगरी ई का एक लड़का एलेक्स वहां आता है और डी के लड़कों पर हमला करता है और एम को बचा लेता है। पता चलता है कि एलेक्स एम का एक्स बॉयफ्रेंड है। अब माहौल गर्मा जाता है। आयरिस और केफिर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। आयरिस चाहता है कि एम को सजा दी जाए, जबकि केफिर इसका विरोध करता है। स्थिति और बिगड़ जाती है जब आयरिस केफिर पर हमला करता है। वह उसे जोर से मारता है। इसके बाद सभी छात्रों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बाद में यूरी और केफिर साथ बैठकर इस घटना पर चर्चा करते हैं। यूरी बताता है कि जी को क्लास से निकालने के उनके सारे प्रयास नाकाम रहे हैं। इसके उलट छात्र अब जी के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। केफिर मुस्कुराता है और कहता है कि अब उसके पास एक नया प्लान है, ऐसा प्लान जो एक तीर से 2 शिकार करेगा। वह जी को अपने प्यार में फंसाएगा, भावनात्मक रूप से उसे जोड़ लेगा, फिर एकदम से उसे छोड़ देगा और उसका दिल तोड़ देगा। इस तरह वह न केवल जी से छुटकारा पा लेगा, बल्कि आयरिस को भी गुस्से से पागल कर देगा, क्योंकि यह सब उसकी कजिन के साथ होगा। यूरी को यह प्लान बहुत पसंद आता है और वह साथ देने के लिए राजी हो जाता है। उसी समय सी दौड़ता हुआ केफिर के पास आता है और घबराकर बताता है कि जी कैटेगरी डी के लड़कों से जिम में लड़ रही है। केफिर फौरन वहां भागता है और समय पर पहुंचता है। वह देखता है कि जी जमीन पर गिरी हुई है और एक लड़का उस पर हमला करने ही वाला है। बिना समय गंवाए केफिर उस लड़के को पकड़ता है और उसकी जमकर पिटाई करता है। फिर कैफिर और जी 3 बचे हुए लड़कों के सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। वे एक जबरदस्त लड़ाई में उलझते हैं, लेकिन आखिरकार अपने विरोधियों को हरा देते हैं। लड़ाई के बाद दोनों जी और कैफिर थकान से जमीन पर गिर पड़ते हैं। जी कैफिर को बचाने के लिए धन्यवाद देती है। उसी समय सी और यूरी जिम में प्रवेश करते हैं। यूरी जी के पास आता है और उसे उठाकर मेडिकल रूम ले जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन इससे पहले वह उसे चेतावनी देता है कि स्कूल प्रशासन इस लड़ाई की जांच करने वाला है। फिर वह जी से निवेदन करता है कि वह जांच में कैफिर का नाम न ले, क्योंकि अगर कैफिर फिर से किसी बड़ी समस्या में फंस गया तो उसे स्कूल से स्थायी रूप से निकाल दिया जाएगा। जी सहमत हो जाती है और वादा करती है कि वह कैफिर का नाम नहीं लेगी। अगले दिन मूसलाधार बारिश होती है, जिससे स्कूल प्रशासन छात्रों को जल्दी छुट्टी दे देता है। जी आयरिस को फोन करके कहती है कि वह उसे लेने आए, लेकिन जब वह स्कूल बिल्डिंग से बाहर आकर बारिश में खड़ी होकर उसका इंतजार करती है तो वह आता ही नहीं। उसी समय यूरी उसे देखता है और उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है। जी के पास कोई और विकल्प नहीं होता तो वह यूरी की गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में यूरी देखता है कि जी बहुत ठंडी हो रही है, इसलिए वह उसे अपनी जैकेट देता है। थोड़ी देर बाद जी को आश्चर्य होता है जब यूरी उसे उसके घर के बजाय अपने घर ले जा रहा होता है। वो बताता है कि उसके घर जाने वाले सारे रास्ते बाढ़ के कारण बंद हो चुके हैं, इसलिए जी को तब तक उसके घर पर रुकना होगा जब तक मौसम ठीक न हो जाए। जी अनमने भाव से मान जाती है। वह यूरी के घर की भव्यता देखकर हैरान रह जाती है। वह बेहद शानदार और आलीशान होता है। यूरी उसे एक कमरे में ले जाता है और कहता है कि वह अपने गीले कपड़े बदल ले। वह यह भी बताता है कि जब तक उसकी मेड उसके कपड़े धो और सुखा नहीं देती, वह यूरी के किसी भी कपड़े का इस्तेमाल कर सकती है। फिर वह उसे प्राइवेसी देने के लिए बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद यूरी लौटता है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। जी उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है। यूरी बताता है कि उसके माता पिता जापान में रहते हैं, जहाँ वे अपना
अपना बिजनेस चलाते हैं। वह यह भी बताता है कि वह इस बड़े से घर में केवल अपने दादाजी के साथ रहता है। बाद में यूरी जी को अपने दादाजी से मिलवाने ले जाता है, जो यह जानकर चौंक जाते हैं कि यूरी पहली बार किसी लड़की को अपने घर लेकर आया है। बातचीत के दौरान जी अपनी शालीनता और नम्र स्वभाव से यूरी के दादा को प्रभावित करती है। अगले दिन स्कूल में जी यूरी को धन्यवाद देती है और उसके साथ हंसी मजाक करते हुए क्लास की ओर चलती है। कैफिर यह देखता है और चौंक जाता है कि यूरी और जी इतने घुल मिलकर बात कर रहे हैं। जिज्ञासावश वह यूरी को एक तरफ ले जाकर पूछता है कि पिछली रात क्या हुआ था। यूरी सब कुछ बता देता है और जब वह देखता है कि कैफिर चिढ़ने लगा है तो उसे आश्वस्त करता है कि इससे उनके प्लान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सब कुछ ठीक वैसे ही चलेगा जैसा उन्होंने तय किया है। थोड़ी देर बाद कैफिर और जी को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है। वहाँ कैटेगरी डी के लड़के पहले से मौजूद होते हैं और दावा करते हैं कि कैफिर और जी ने बिना किसी वजह के उन पर हमला किया। जी तुरंत खुद और कैफिर का बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि प्रिंसिपल उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रही है। इसका कारण है कि कैफिर पहले भी कई बार स्कूल में समस्याएं खड़ी कर चुका है। जी तब यूरी की वह बात याद करती है कि अगर कैफिर एक और बड़ी समस्या में फंसा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कैफिर को बचाने के लिए जी आगे बढ़कर प्रिंसिपल से कहती है कि सारा दोष उसी का है। प्रिंसिपल यह महसूस कर लेती है कि जी कैफिर को बचाने की कोशिश कर रही है और उसे चेतावनी देती है कि अगर वह झूठ बोल रही है तो उसे भी स्कूल से निकाला जा सकता है। फिर भी जी डटी रहती है और कहती है कि कैफिर का इसमें कोई हाथ नहीं था। प्रिंसिपल कहती है कि अब वह जी के गार्जियन को बुलाएंगी। ऑफिस से बाहर आने के बाद कैफिर जी का धन्यवाद करता है। कुछ समय बाद एंजेलो आता है और जी को एक तरफ ले जाकर डांटता है कि वह बार बार मुसीबतों में क्यों पड़ रही है। वह उसे उसकी उस कसम की याद दिलाता है कि उसने वादा किया था कि वह स्कूल में कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगी। जी माफी मांगती है और कहती है कि वह अब और कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगी। उस रात कैफिर यूरी के घर पर होता है, उनके अन्य मेल क्लासमेट्स के साथ। वहाँ कैफिर अपने प्लान के बारे में बताता है कि वह जी को अपने प्यार में फंसाएगा और फिर उसका दिल तोड़कर उसे क्लास छोड़ने पर मजबूर कर देगा। यूरी को यह योजना बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। अगले दिन स्कूल में जी को कूड़ेदान के पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। जब वह पास जाकर देखती है तो एम को छिपा हुआ पाती है। एम डरी हुई होती है क्योंकि आयरिस ने कैटेगरी डी के लड़कों को उसे पकड़ने और सजा देने का आदेश दिया है, यह मानते हुए कि उसने एला के बारे में बुरा बोला था। जी को उस पर दया आती है और पूछती है कि क्या किसी क्लासमेट ने उसकी मदद की। एम कहती है कि केवल एला ही उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन वह आज स्कूल नहीं आई है। जी उसे बाथरूम ले जाकर साफ सुथरा करती है और फिर उसे सेक्शन ए में ले जाने का फैसला करती है ताकि उसे बचाया जा सके। हालांकि जब वे वहां पहुंचते हैं तो कैफिर एम की मौजूदगी से खिन्न हो जाता है और उसे बाहर निकालने की बात करता है। जी गुस्से में कहती है कि एम को मदद की जरूरत है और उसे याद दिलाती है कि उसने एक बार उसकी भी मदद की थी। कैफिर इस मौके का फायदा उठाकर अपने प्लान की शुरुआत करता है और रोमांटिक अंदाज में जी से कहता है कि वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यूरी दूर से यह देख रहा होता है और अपनी जलन छिपा नहीं पाता। जी शर्मिंदा हो जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या प्रतिक्रिया दे। दिन के अंत में जी एम के साथ घर तक जाती है ताकि कोई उसे रास्ते में नुकसान न पहुंचा सके। रास्ते में जी एम से पूछती है कि उसका और एलेक्स का क्या इतिहास रहा है। एम बताती है कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन एला ने उसे बताया कि उसने एलेक्स को किसी और लड़की के साथ देखा था। एम को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने खुद कैफेटेरिया में एलेक्स को किसी और लड़की के करीब देखा। इसके बाद उसने एलेक्स से सारे रिश्ते तोड़ दिए। एम कहती है कि तब से एलेक्स माफी मांगता आ रहा है और वापस साथ होने की गुजारिश कर रहा है, लेकिन उसने अब तक उसे दूसरा मौका नहीं दिया। एम फिर जी से पूछती है कि क्या एलेक्स को दूसरा मौका मिलना चाहिए। जी एलेक्स की तरफ देखती है और उसके चेहरे पर पछतावा महसूस करके एम से कहती है कि वह सोच समझकर फैसला करे। बाद में जी घर लौटती है और आयरिस से उसकी हरकतों के बारे में बात करती है कि उसने एम के साथ गलत किया। जी उसे समझाती है कि एम ने एला के बारे में कुछ नहीं कहा था। उसी समय एला वहां आती है और यह सब जानकर दुखी हो जाती है। आयरिस उसके पीछे पीछे जाता है और उससे माफी मांगता है। अगले दिन एला जी के पास आती है और उसे एम के पक्ष में बोलने के लिए धन्यवाद देती है। वह बताती है कि उसने आयरिस से बात की है और उसे एम को अकेला छोड़ने का वादा कराया है। हालांकि एला जी से यह भी अनुरोध करती है कि वह एलेक्स को एम से दूर रखे क्योंकि उसे डर है कि वह उसे फिर से चोट पहुंचा सकता है। जी मना कर देती है और कहती है कि वह एम और एलेक्स के रिश्ते में दखल नहीं दे सकती, ये फैसला उनका निजी है। कुछ समय बाद सेक्शन ए में एक लड़का एम को फूल देता है और सबके सामने अपने प्यार का इजहार करता है। वह बताता है कि वह उसे बहुत पहले से पसंद करता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। जी एम से कहती है कि जवाब देने से पहले सोच समझ ले, लेकिन तभी एला बीच में आकर कहती है कि जी को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। उसी समय एलेक्स सामने आता है और सबके सामने कहता है कि उसे अपनी गलती का पछतावा है और वह एम से अकेले में बात करना चाहता है। इसी बीच कैफिर और यूरी दोनों जी को ध्यान से देख रहे होते हैं क्योंकि वह इस रोमांटिक सीन से बहुत भावुक हो जाती है। एम एलेक्स से कहती है कि वह उसे एक और मौका देने को तैयार है। सेक्शन ए के छात्र खुशी से जश्न मनाने लगते हैं। बाद में जी और कैफिर मिलकर दूर से एम और एलेक्स को साथ देखते हैं, जहां एलेक्स खुशी से चिल्लाता है क्योंकि एम ने वादा किया है कि वह उसके साथ फिर से रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचेगी।
कैफिर इस मौके का फायदा उठाकर जी से कहता है कि काश उसके साथ भी कोई ऐसा रोमांटिक पल हो। जी शर्मिंदा हो जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। जी बाथरूम जाती है और देखती है कि किसी ने बाथरूम के दरवाजे पर बहुत सी बातें लिख रखी हैं। एक विचार अचानक जी के दिमाग में आता है और वह तुरंत अपने प्लान पर अमल करना शुरू कर देती है। वह सी और डेविड के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसने लड़कियों के बाथरूम में अपना फोन रख दिया था। वह उन्हें एक वीडियो दिखाती है जो उसने रिकॉर्ड किया है। उसमें फ्रेया को एला को गाली देते हुए साफ देखा जा सकता है। अब जी के पास फ्रेया के खिलाफ ठोस सबूत है। उसी दिन बाद में जब जी घर लौटती है, वह आयरिस को वह वीडियो दिखाती है और उससे मांग करती है कि वह फ्रेया को उसकी इस हरकत की सजा दे। लेकिन जी तब हैरान रह जाती है जब आयरिस मना कर देता है। वह कहता है कि उसे पता है कि जी केवल बदला लेने के लिए उसे इस्तेमाल कर रही है और वह ऐसा नहीं होने देगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है, जिससे जी काफी हताश हो जाती है क्योंकि उसका पूरा प्लान फेल हो गया। अगली सुबह जी साइकिल से स्कूल जा रही होती है। तभी एक लड़का कार से रुकता है और रास्ता पूछता है। जी उसे सही दिशा बताती है और वह लड़का धन्यवाद कहकर चला जाता है। तभी यूरी वहां आता है और उस लड़के के बारे में पूछता है। जी उसे बताती है कि वह सिर्फ रास्ता पूछ रहा था और खो गया था। फिर वे दोनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। स्कूल में एम जी के पास आती है और उसे सही निर्णय लेने में मदद करने के लिए धन्यवाद देती है। वह जी को एक चिट्ठी देती है और कहती है कि उसे एलेक्स तक पहुंचा दे। जी जल्दी से वह चिट्ठी एलेक्स को देती है जो अपने सहपाठियों के बीच बैठा होता है। वह चिट्ठी को घबराहट में खोलता है जबकि सभी उसे उत्सुकता से देख रहे होते हैं कि एम का जवाब क्या है। अचानक एलेक्स खुशी से चिल्ला उठता है। एम ने उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आने के लिए हाँ कह दी है। वह उत्साह से जी को गले लगाता है और कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। जी उसे कहती है कि वक्त बर्बाद मत करो, तुरंत एम के पास जाओ। कैफिर और यूरी दूर से यह सब देखकर खुश होते हैं। क्लास के दौरान सेक्शन ए और सेक्शन ई के छात्र एक साथ जिम में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जी अपने सभी सहपाठियों से सबसे तेज दौड़ती है, लेकिन तभी कैफिर उसे गिरा देता है ताकि वह खुद जीत सके। जी भी पलटकर वही करता है, कैफिर को उसी तरह गिरा देती है। सभी चौंक जाते हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि कैफिर का गुस्सा बहुत तेज है और वह जी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जो अगला होता है वह सभी को चौंका देता है। कैफिर गुस्सा होने के बजाय मजाकिया अंदाज में जी का पीछा करता है। कहता है कि वह उसे उसकी इस हरकत की सजा देगा। जी पूरी ताकत से है, लेकिन कैफिर उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, वह गलती से उसे किस कर देता है। सभी उस पल स्तब्ध रह जाते हैं। तभी आयरिस बीच में आता है और कहता है कि वह जी को कैफिर से बचा रहा है, लेकिन कैफिर कहता है कि यह सिर्फ मजाक था और जी को कोई एतराज नहीं है। फिर आयरिस जी की कलाई पकड़कर उसे खींचने लगता है। कैफिर उसकी दूसरी कलाई पकड़ लेता है और दोनों उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं। आखिरकार कैफिर जी को जोर से अपनी ओर खींच लेता है और सबके सामने दोबारा उसे किस कर देता है। बाद में कैफिर अपने सहपाठियों के साथ क्लास में बैठा होता है। उसके चेहरे पर आइस पैक होता है। पता चलता है कि जे ने उसे उसके किस के बाद मुक्का मारा था। अगले दिन स्कूल में जे एक कपल को साथ खड़े होकर करीब आते हुए देखती है। तभी वह अपनी सोच में खो जाती है। उसे कल कैफिर के साथ हुआ किस याद आ जाता है। वह समझ नहीं पा रही होती कि कहीं कैफिर सच में उससे कुछ फीलिंग्स रखने तो नहीं लगा। वह खुद को होश में लाने के लिए हल्के हल्के अपने सिर पर थपकी देती है। सी उसे देख लेता है और पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। जी कहती है कि वह ठीक है, लेकिन बात करते करते अचानक उसे कमजोरी महसूस होती है तो वह वॉशरूम चली जाती है अपना चेहरा धोने के लिए। बाथरूम में रॉकी आती है और तुरंत नोटिस करती है कि जी बीमार लग रही है। वह पूछती है क्या जी ने मेडिकल रूम जाकर दवा ली या नहीं। जी कहती है कि उसे किसी दवा की जरूरत नहीं है और वह ठीक हो जाएगी। वह यह भी बताती है कि आज उसका एक जरूरी एग्जाम है, इसलिए वह इन्फर्मरी नहीं जा सकती। रॉकी फिर कहती है कि वह काफी समय से उससे बात करना चाहती थी, खासकर फ्रेया के साथ हुई लड़ाई के बाद। जी कहती है कि वह अभी भी उस घटना को लेकर परेशान है। रॉकी उसे चेतावनी देती है कि फ्रेया उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, वह किसी भी तरह से बदला लेने की कोशिश करेगी। वह बताती है कि फ्रेया ने उसके साथ भी ऐसा ही किया था। उसने सी के खिलाफ इतना कुछ किया कि उसे सेक्शन ई में ट्रांसफर करना पड़ा। वह यह भी बताती है कि आयरिस जानता था कि फ्रेया गलत थी, लेकिन वह उसे सजा नहीं दे सकता था क्योंकि वह गुपचुप रूप से फ्रेया के साथ रिलेशनशिप में था, एला के पीछे। जी ये सुनकर चौंक जाती है। रॉकी कंफर्म करती है कि उसने एक पार्टी में उन्हें करीब देखा था। वह बताती है कि फ्रेया हमेशा आयरिस को ब्लैकमेल करती है। कहती है कि अगर वह उसके खिलाफ गया तो वह उसकी सच्चाई एला को बता देगी। इसी वजह से फ्रेया स्कूल में कुछ भी करती है और उसे कोई सजा नहीं मिलती। जी फिर रॉकी से उसके और सी के रिश्ते के बारे में पूछती है। रॉकी बताती है कि वो और सी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब फ्रेया को पता चला तो वह जलन करने लगी क्योंकि वह भी सी को पसंद करती थी। उस दिन से उसने रॉकी को परेशान करना शुरू कर दिया। जब सी रॉकी का बचाव करने आता है तो फ्रेया उस पर चोरी का इल्जाम लगा देती है, जिससे उसकी इज्जत खराब हो जाती है और स्कूल प्रशासन उसे सेक्शन ई में ट्रांसफर कर देता है। जी ये सब जानकर बहुत परेशान हो जाती है और अपनी क्लासरूम में लौट जाती है। इस बीच उसकी तबीयत और भी
बिगड़ जाती है और वह इतनी कमजोर हो जाती है कि अपना सिर भी उठाकर नहीं रख पाती। वह यूरी और कैफिर के बीच बैठती है, जागते रहने के लिए संघर्ष करती हुई। तभी टीचर आते हैं और एग्जाम पेपर्स बांटते हैं। जी पूरी तरह से थकी हुई होती है और फोकस नहीं कर पाती। आखिरकार वह अपनी डेस्क पर ही सो जाती है। कुछ समय बाद उसके क्लासमेट्स उसे उठाते हैं। जैसे ही वह आंखें खोलती है, वह घबरा जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह पूरी परीक्षा सोते हुए निकाल गई और एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। उसे डर लगने लगता है कि वह फेल हो जाएगी और अपने परिवार के सामने शर्मिंदा होगी। अगले दिन जी क्लास बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ी होती है, जहां परीक्षा के रिजल्ट लगे होते हैं। वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है जब देखती है कि उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है। उसे यकीन नहीं होता और लगता है कि वह अब भी अपनी बीमारी की वजह से कुछ देख रही है जो असल नहीं है। वह कैफिर की तरफ देखती है और उसे मुस्कुराते हुए पाती है। तभी उसे एहसास होता है कि कैफिर ने परीक्षा के दौरान उसकी हालत देखकर चुपके से उसकी कॉपी भर दी थी। जी और भी ज्यादा हैरान रह जाती है जब वह रिजल्ट्स में देखती है कि कैफिर और यूरी दोनों ने बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं। वह सोचती है कि इतने होशियार स्टूडेंट्स अभी तक सेक्शन ई में क्यों हैं। अगले दिन जी क्लासरूम में आती है और सी को अकेला बैठा देखती है। सी कहता है कि उसे भूख लगी है और खाना चाहिए। वह अपने लॉकर से आटा और एक अंडा निकालता है और जी से कहता है कि वह उसके लिए पैनकेक बना दे। जी कहती है कि उसे किचन के सामान की जरूरत होगी, लेकिन सी चौंकाते हुए बताता है कि क्लासरूम में ही कुछ बर्तन रखे हुए हैं। जी उन्हें निकालती है और पैनकेक बनाना शुरू करती है। क्लासमेट्स उसके आसपास जमा हो जाते हैं, उत्साहित और खुश होकर। यूरी और कैफिर भी आ जाते हैं और जी को पकाते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। कैफिर कहता है कि जो भी उसका बॉयफ्रेंड बनेगा वह बहुत लकी होगा और खुद कहता है कि वह चाहता है कि वह लड़का वही हो। जी उसकी बातों से खुश हो जाती है और पल में इतनी खो जाती है कि पैनकेक जल जाता है। वह चिल्लाकर कैफिर को डांटती है कि उसी की वजह से उसका ध्यान भटका। कैफिर क्लासरूम से चला जाता है और यूरी जी की मदद करने आता है। ब्रेक के दौरान सी अकेला बैठा होता है। उसकी गोद में एक हैंडबैग होता है। जी पूछती है कि यह बैग किसका है। सी बताता है कि यह मेल्डा नाम की एक लड़की का है जो उसे बाथरूम जाते समय सौंप कर गई थी। लेकिन जब मेल्डा वापस आती है तो वह गुस्से में सी पर चिल्लाती है कि उसने उसका बैग क्यों पकड़ा और फिर एक लड़के को बुलाकर सी पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसके बैग से पैसे चुराए हैं। सी इससे इनकार करता है, लेकिन वह लड़का उस पर विश्वास नहीं करता और लड़ाई शुरू कर देता है। जी बीच में आती है और उस लड़के को हटाकर कहती है कि मेल्डा ने खुद सी को बैग संभालने के लिए दिया था। लेकिन मेल्डा इनकार करती है और कहती है कि सी झूठ बोल रहा है। चारों तरफ भीड़ जमा हो जाती है। सी बार बार अपनी सफाई देता है, लेकिन कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता, खासकर सेक्शन ए के छात्र, क्योंकि सी पर पहले भी चोरी का इल्जाम लग चुका है। फ्रेया बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जी उसे तुरंत चुप करा देती है और कहती है कि वो आखिरी इंसान होनी चाहिए जिसे इस बारे में बोलना चाहिए। जी सबके सामने फ्रेया को एक्सपोज करती है कि उसने पहले भी सी पर झूठे इल्जाम लगाए हैं। तभी सेक्शन ए का एक लड़का मेल्डा से पूछता है कि उसने कितने पैसे खोए हैं। जैसे ही वह रकम बताती है, वह लड़का ठीक उतनी ही रकम अपनी जेब से निकालकर उसे दे देता है और सी की तरफ देखकर व्यंग्य से कहता है कि उसे चोरी करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका परिवार अमीर है। जी को गुस्सा आ जाता है कि सी के साथ कितना गलत हो रहा है और वह सेक्शन ए के स्टूडेंट्स से लड़ना चाहती है। लेकिन यूरी उसे पकड़कर वापस क्लास में ले आता है और कहता है कि पहले सी से सच्चाई पूछ ले, फिर कोई कदम उठाए। जी सी के सामने खड़ी होती है और पूछती है कि क्या उसने सच में पैसे चुराए थे। सी जोर देकर कहता है कि नहीं, वह फंसाया जा रहा है। जी और उसके क्लासमेट्स उस पर भरोसा करते हैं और उसके साथ सहानुभूति रखते हैं। इसी बीच घर पर आयरिस एला के साथ होता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह जानती है कि सी को फंसाया गया था। एला कबूल करती है कि उसने ही सी को फंसाया क्योंकि वह जी से नाराज थी और उसे चोट पहुंचाना चाहती थी ताकि जी को सी के लिए बुरा महसूस हो। वह अब भी जी से नफरत करती है क्योंकि जी की वजह से एम ने एलेक्स के साथ वापस जुड़ने का फैसला किया और अब एम उससे दूर हो गई है। एला को इस बात से भी परेशानी है कि सेक्शन ए के सारे लड़के जी के साथ अच्छे से पेश आते हैं, जबकि पहले वह उनके करीब हुआ करती थी। आयरिस उसे चुप कराता है और कहता है कि वह सब भूल जाए और सिर्फ उस पर ध्यान दे। वह वादा करता है कि वह एला को सब कुछ वापस दिलवाएगा। अगले दिन जी कैफिर से मिलती है और उससे पैसे मांगती है ताकि वह मेल्डा वाली बेइज्जती का हिसाब कर सके। कैफिर उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जी जिद करती है तो वह उसे पैसे दे देता है। जी जाकर उस लड़के को पैसे उसके चेहरे पर फेंक कर कहती है किसी कोई चोर नहीं है। फिर वह सबके सामने जोर से कहती है कि उसी ने मेल्डा के बैग से पैसे चुराए थे। आयरिस जी के पास आता है और कहता है कि वह समझता है कि वह सी की रक्षा कर रही है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इल्जाम अपने सिर ले लेगी। फ्रेया इस मौके का फायदा उठाती है और जी की वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वह चोरी कबूल कर रही होती है और वह उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। जब जी वापस क्लासरूम में आती है तो उसके क्लासमेट्स नाराज होते हैं। वे उसे वह वीडियो दिखाते हैं जो फ्रेया ने पोस्ट की है जिसमें जी को चोरी कबूल करते हुए दिखाया गया है। सी खुद को दोषी मानता है कि जी उसकी वजह से मुसीबत में फंस गई, लेकिन जी कहती है कि उसे कोई परवाह नहीं, बस सी का नाम साफ हो जाए। सी उसके पास आता है, उसे धन्यवाद कहता है और गले लगाता है। यूरी, कैफिर और बाकी सारे क्लासमेट्स जी के इस काम से खुश होते हैं। कैफिर फिर अपने हैकर दोस्त एडी से संपर्क करता है और उससे कहता है कि वह वीडियो को सारे सोशल मीडिया से हटा दे। अगले दिन एंजेलो जी को डांटता है
क्योंकि उसने वीडियो देख ली होती है। जी हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि एंजेलो के पास कैफिर का नंबर है और वह उसे कॉल करता है। कैफिर उसे भरोसा दिलाता है कि जी ने ये सब सी की इज्जत बचाने के लिए किया था और वीडियो अब डिलीट हो चुकी है। एंजेलो शांत हो जाता है, लेकिन जी को फिर से ऐसा न करने की चेतावनी देता है। बाद में जी की दादी उसके आंटी के साथ आती है, जो जी को पसंद नहीं करती। वह दादी को वीडियो के बारे में बताती है, लेकिन दादी इस पर भरोसा नहीं करती। जी परेशान होकर कहती है कि उसे थोड़ी हवा चाहिए और वह टहलने बाहर निकल जाती है। वह एक रेस्टोरेंट में रुकती है जहां उसे सेक्शन ए की लड़कियां दिखती हैं। जैसे ही वे उसे देखती हैं, वे वेटर को बुलाकर कहती हैं कि जी एक चोर है और वे उसके साथ असहज महसूस कर रही हैं। वेटर जी के पास आता है और उसे रेस्टोरेंट छोड़ने को कहता है। तभी यूरी अंदर आता है और ये सब देखकर वेटर को बताता है कि वह उस दिन के रेस्टोरेंट की सारी कमाई चुका देगा, लेकिन लड़कियों को बाहर निकाल दिया जाए। जी ये देखकर हैरान रह जाती है, खासकर जब उसे पता चलता है कि यह रेस्टोरेंट यूरी के परिवार का है। इस वजह से वेटर डर जाता है और यूरी की बात मानकर लड़कियों को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। यूरी फिर जी के साथ बैठता है और उसे लंच कराता है। जी उसे उसके काम के लिए धन्यवाद कहती है और उस पल से खुश होती है, लेकिन तभी कैफिर अपनी कार में वहां पहुंचता है और जब वह जी को यूरी के साथ हंसते हुए देखता है तो उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लव ट्रायंगल शुरू होने वाला है। शुरुआत में जे यूरी को अपनी जिंदगी की कहानी और अपने परिवार के बारे में बता रही होती है। इसके बाद यूरी भी अपना बैकग्राउंड शेयर करता है। वह बताता है कि उसकी एक छोटी बहन है और वह अपने माता पिता के साथ जापान में रहता है। यूरी बार बार जे की तरफ देखता है और जब वह खा रही होती है तो उसकी तारीफ भरी निगाहों से उसे निहारता है। जब जे उसे ऐसा करते हुए देखती है तो वह उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। फिर यूरी उससे पूछता है कि क्या वही साई की मदद कर रही है। जे बताती है कि साई उसके लिए एक भाई जैसा है, जिससे यूरी को थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद यूरी पूछता है, क्या तुम पहले कभी किसी रिश्ते में रही हो। जे जवाब देती है कि वह 2 रिश्तों में रही है। पहले लड़के ने उसे धोखा दिया, इसलिए उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया। दूसरा लड़का बहुत बीमार हो गया और कोमा में चला गया, जिसकी वजह से उनका रिश्ता खत्म हो गया। यूरी सोचता है, मुझे लगता है कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि कैफिर मुझसे नाराज हो जाएगा। वह बाहर खड़ा है, तैयार है मुझे मेरे लाल बाल पकड़कर घसीटने के लिए। फिर कैफिर अपने दोस्तों को कॉल करता है और उनसे मिलने चला जाता है। उधर जे यूरी से पूछती है कि क्या वह कभी प्यार में पड़ा है। यूरी बताता है कि उसे किसी पर एक तरफा क्रश था। जे उसे चिढ़ाते हुए कहती है, स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की पर, और फिर कहती है, चिंता मत करो। यूरी मुस्कुराकर कहता है कि वह उस फीलिंग से आगे बढ़ चुका है। फिर जे मजाक में कहती है, तुम तो मेरे पीछे पड़े हो। यूरी चौंक जाता है, फिर उसकी मस्ती भरी बातों पर हंसने लगता है। जे कहती है कि उसे जाना है क्योंकि उसकी साइकिल बाहर खड़ी है। यूरी कहता है कि वह उसके साथ दिन बिताना चाहता है और उसे घर छोड़ देगा। जे मान जाती है। दूसरी तरफ कैफिर का मूड बहुत खराब है और वह किसी से भी झगड़ने को तैयार है। जब उन्हें पता चलता है कि उनका जीनियस हैकर स्कूल के सिस्टम को हैक नहीं कर पाया और न ही कैमरे से यह पता कर पाया कि पैसे किसने चुराए, तो सबको लगने लगता है कि शायद साई इतना अच्छा हैकर नहीं है जितना वो दिखाता है और शायद बच्चों ने उससे बाजी मार ली। कोई सुझाव देता है कि स्कूल के कैमरे चेक किए जाएं, लेकिन कैफिर गुस्से में कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो, हम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं, अगर पकड़े गए तो पिटाई हो जाएगी। वह यह प्लान कैंसिल कर देता है और सबको दूसरे प्लान पर काम करने को कहता है, जो अब तक एक रहस्य है। तभी कोई यूरी के बारे में पूछता है तो कैफिर गुस्से से कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ, और फिर गुस्से में उन्हें सजा देने के लिए बास्केटबॉल खेलने के लिए कहता है। उधर यूरी बहुत ही स्वीट बनकर जे को उसके घर तक छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन जे नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगा था यूरी उसे कार से छोड़ेगा। जब बाइक चलती है तो उसे गिरने का डर लगता है, इसलिए वह डर कर यूरी को पकड़ लेती है और अपने हाथ उसके पेट पर रख देती है। यूरी हंसते हुए कहता है, हटा लो, गुदगुदी हो रही है। फिर वह हाथ कंधे पर रखती है, लेकिन तभी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और जे गिरकर घायल हो जाती है। यूरी को कुछ नहीं होता। वह अपना रुमाल निकालता है और उसके पैर पर बांधता है, फिर उसे सहारा देकर बाइक पर बैठाता है और खुद पैदल चलता है ताकि वह बाइक को संभाल सके। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो यूरी उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाता है और दिखाता है जैसे वह थक चुकी हो। जे की दादी घर लौटती हैं और ये देखती हैं। वह डांटते हुए कहती हैं, उसे नीचे रखो बेटा, मोहल्ले वाले देख रहे हैं। यूरी कहता है कि वह मदद करना चाहता है। दादी उसे अंदर बैठने को कहती है। यूरी फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर खुद ही जे की चोट का इलाज करने लगता है। जे दर्द में अपनी दादी से चिपक जाती है, लेकिन यूरी का नरम स्पर्श उसे आराम देता है और जब तक इलाज खत्म होता है उसे ज्यादा दर्द महसूस नहीं होता। दादी, जो बहुत समझदार हैं, नोटिस करती हैं कि ये दोनों एक अच्छे कपल लगते हैं। वह पूछती हैं, क्या तुम उसका बॉयफ्रेंड हो? जे तुरंत मना कर देती है, लेकिन दादी कहती हैं कि ये दोनों तो कपल जैसे लगते हैं। यूरी शर्मा जाता है और उसका चेहरा उसके बालों की तरह लाल हो जाता है। जे समझाती है कि वे सिर्फ क्लासमेट्स हैं, लेकिन दादी जिद करती हैं कि यूरी वहीं रुके और उनके साथ दिन बिताए। आयरिस, जिसे यूरी पसंद नहीं
नहीं है, उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दादी उसे कान पकड़कर डांटती हैं और कहती हैं कि ठीक से रहो वरना अंजाम बुरा होगा। बाकी सब डर जाते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि दादी से पंगा नहीं लेना चाहिए। डिनर के वक्त दादी यूरी से उसके परिवार के बारे में पूछती हैं। जब यूरी बताता है कि उसका परिवार जापान में रहता है तो दादी खुश हो जाती हैं। वह उससे कुछ जापानी बोलने को कहती हैं ताकि अपनी स्किल दिखा सकें। वह ये जानकर खुश होती हैं कि यूरी का परिवार अमीर है। आयरिस अब भी यूरी को पसंद नहीं करता। वह जे से कहता है कि डिनर के बाद उसे बाहर निकाल दो। जे उसकी बात अनदेखी कर देती है। यूरी प्लेट से मटर निकाल लेता है क्योंकि उसे मटर बहुत पसंद है और बदले में जे उसकी प्लेट से आलू लेती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे की पसंद समझ चुके हैं। दादी यह सब चुपचाप देखती हैं और कहती हैं, जे तुम्हें यूरी की पसंद का खाना बनाना सीखना चाहिए। तुम दोनों तो जैसे शादी करने वाले हो। मुझे लग रहा है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मित्रों, अब समस्या ये है कि यूरी के चेहरे पर चमक आ गई है और उसे लगने लगा है कि दादी सच में सब समझ रही हैं। तभी जे को कैफिर का मैसेज आता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है और अपना ध्यान यूरी पर बनाए रखती है। डिनर के बाद जे यूरी को बाहर तक छोड़ने जाती है। हम देखते हैं कि उसकी कार उसे लेने आ गई है। दोनों हंसते हैं और यूरी बहुत खुश होता है जब जे उसे गुड नाइट कहती है। वह वहां खड़ा है जैसे उसके चारों तरफ दिल और पटाखे फूट रहे हों। जैसे ही यूरी चला जाता है, जे को कैफिर का मैसेज याद आता है। वो उसे खोलती है और पाती है कि उन्होंने प्लान बदल दिया है। अगले दिन स्कूल में जे हैरान रह जाती है जब कैफिर के ग्रुप का एक लड़का उसे क्लासरूम में जाने से रोकता है, लेकिन हमारी लड़की खाने से उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और अंदर घुस जाती है। वह देखती है कि उन्होंने उस लड़की को घेर लिया है जिसके पास बैग था और उसके बॉयफ्रेंड को पीट रहे हैं ताकि वो कबूल कर ले। जे कैफिर पर चिल्लाती है और कहती है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा और अगर स्कूल को पता चला तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो जोर देती है कि ऐसे मामलों में दयालुता ज्यादा काम करती है। सच में जब वे लड़की को छोड़ते हैं तो वो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ दौड़ती है और अंत में कबूल करने को तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो बोलने लगती है डर से चुप हो जाती है। जे अपने बाल नोचने को तैयार है, लेकिन लड़के उसे पीछे रोकते हैं और कहते हैं हर बात प्यार से नहीं सुलझती। कैफिर को जे का रवैया चुभता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि उसे पकड़ कर रखो जब तक वो खुद बॉयफ्रेंड से निपटे। और जैसा कि आप जानते हैं, कैफिर का एक मुक्का इंसान को सीधा मंगल ग्रह पहुंचा सकता है। लड़की डर के मारे कबूल कर लेती है कि साई बेगुनाह है और किसी और ने उसे फंसाने को कहा था, लेकिन वो उस इंसान का नाम बताने से डरती है। तभी रॉकी पीछे से सामने आती है और बताती है कि उसने सारी कबूलियत रिकॉर्ड कर ली है। जे हैरान रह जाती है, लेकिन रॉकी कहती है मैं तुम्हारे लिए आई थी। तभी साई बोल पड़ता है, नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये मेरे लिए आई थी, इसे आज भी मुझसे प्यार है। और सारे लड़के ताली बजाते हैं और उसे चीयर करते हैं। वे कबूलनामे की वीडियो अपने हैकर दोस्त को दे देते हैं जो उसे उस लड़की के अकाउंट से अपलोड कर देता है, जिससे ऐसा लगे कि उसी ने सब कुछ किया। जब उस लड़की को पता चलता है तो वह गुस्से से भर जाती है और केओ पर शक करती है जो उसके पासवर्ड जानता है। केओ कहता है, तुम पागल हो क्या? मैं तो यहीं था, मैंने कैसे किया होगा? वो असली आरोपी को खोजने स्कूल में इधर उधर भागने लगती है। इधर कैफिर बहुत शांत भाव से जे से कहता है, मैंने साई का मसला हल कर दिया, अब शुक्रिया तो बोलो। जब जे मना करती है तो वो कहता है, तो फिर मुझे कुछ और चाहिए, और शरारती अंदाज में उसे देखता है। जे सोचती है, नो वे, मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। कैफिर हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें उस नजर से देख रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे बैग के खाने की बात कर रहा था। फिर वो उसे 3 ऑप्शन देता है, या तो 25,000 रुपए दो, या ठीक से शुक्रिया कहो, या फिर रोज मुझे खाना ला कर दो जब तक हम ग्रेजुएट नहीं होते। जे खाने की सामग्री के खर्च को कम करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे खुद के पैसे से बनाना होगा। कैफिर उसका ध्यान भटकाता है, उसका खाना चुराता है और दौड़ जाता है। जे उसे गालियां देती है। तभी उसे यूरी दिखता है जो उसके लिए खाना लेकर खड़ा है। वो दोनों अपने यूजुअल स्पॉट पर जाते हैं जहां साई और डेविड पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जे उनसे एम और एलेक्स के बारे में पूछती है। वे बताते हैं कि वो अगली रूम में हैं ताकि दूसरों को डिस्टर्ब न करें क्योंकि वो दोनों कपल हैं। जे आरएम से अपना खाना साई और डेविड से शेयर करती है। यूरी उसकी दयालुता देखकर भावुक हो जाता है और उसे एक शानदार खाना सरप्राइज में देता है जो उसने कभी नहीं खाया। जब जे को उसे खाने में तकलीफ होती है तो यूरी खुद उसे अपने हाथ से खिलाता है। जे को खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो लड़कों को भी ट्राई करने देती है क्योंकि उसे डर है कि साई उस खाने को देख रहा होगा। फिर लड़के पूछते हैं, अगर कैफिर और आयरिस में लड़ाई हो जाए तो तुम किसका साथ दोगी? जे उलझन में पड़ जाती है, लेकिन यूरी उसे कहता है, पहले खा लो, बाद में सोचो, क्योंकि तुम्हारा जवाब जरूरी है। अगले दिन जब जे स्कूल जा रही होती है तो एक नया लड़का आता है जिसकी नीली आंखें हैं और परफेक्ट इंग्लिश बोलता है। वो उसे लिफ्ट ऑफर करता है क्योंकि जे भारी सामान ले जा रही होती है, लेकिन जे सोचती है सिर्फ हैंडसम और इंग्लिश बोलने से मैं हाँ क्यों कहूँ। तभी यूरी अपनी शानदार कार में आता है और लिफ्ट ऑफर करता है। जे मान जाती है और रास्ते में उससे पूछती है, तुम इस गली में क्यों आए? तुम तो यहाँ रहते भी नहीं। यूरी झूठ बोलता है कि वो कोई काम से जा रहा था। वो उसकी मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन जे कहती है, नो वे, ये खाना उस बेवकूफ कैफिर के लिए है। तभी कैफिर आता है, बैग छीन लेता है और क्लासरूम में भाग जाता है। अब बताने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होता है। जैसे ही भूखे लड़कों को खाना मिलता है वो उस पर टूट पड़ते हैं। जे गुस्से में आ जाती है और कैफिर को गालियां देने लगती है। सारा दोष उसी पर डालती है। वह जाकर बैठ जाती है। तभी टीचर क्लास में आते हैं और घोषणा करते हैं
हैं कि स्कूल फेस्टिवल आने वाला है और सभी को उसकी तैयारी करनी होगी। जे थोड़ी उलझन में पड़ जाती है तो बाकी लोग समझाते हैं कि ये 1 हफ्ते चलने वाला उत्सव होता है जिसमें ढेर सारी एक्टिविटीज, गेम्स और यहाँ तक कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी होते हैं। बिल्कुल तय है कि स्कूल की बुली हर साल ये कॉन्टेस्ट जीतती आई है। हर डिपार्टमेंट को एक जिम्मेदारी दी जाती है और इस बार कैफिर के ग्रुप को स्कूल की सुरक्षा और सफाई का काम मिला है। इस वजह से कैफिर फेस्टिवल में भाग लेने से मना कर देता है। उसे लगता है कि यह काम उनके लिए अपमानजनक है, जैसे वो दूसरों के नौकर बन गए हों। लेकिन जे इससे सहमत नहीं होती। वह चाहती है कि कुछ नया किया जाए और वो फेस्टिवल में भाग लेना चाहती है। कैफिर विरोध करता है और दोनों में बहस हो जाती है। क्लास 2 हिस्सों में बंट जाती है। कुछ लोग कैफिर के पक्ष में हो जाते हैं क्योंकि वो उससे डरते हैं और उसकी बात से सहमत होते हैं, जबकि बाकी लोग जे का साथ देते हैं क्योंकि उन्हें फेस्टिवल में बहुत सारा खाना और खूबसूरत लड़कियों से मिलने की संभावना लुभाती है। टीचर बीच में आते हैं और कहते हैं कि सब शांत हो जाओ, आपसी सहमति से कोई फैसला करो और ब्रेक के बाद मुझे बताओ। ब्रेक में जे साई के साथ टहलते हुए बात कर रही होती है। साई उसे अकेले लंच करने के लिए कहता है। जे को लगता है कि वो फ्लर्ट कर रहा है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो यूरी को कॉल करती है। वो यूरी से कहती है कि थोड़ी देर में वो उसके और बाकी लोगों के साथ जुड़ जाएगी। फिर वो कैफिर का लंच बॉक्स उठाती है ताकि उसे वापस दे सके। कैफिर साफ साफ जल रहा होता है और नहीं चाहता कि वो जाए। वो जे को आदेश देता है कि वहीं बैठकर उसके साथ लंच करे। जब जे मना करती है तो वो पूरे ग्रुप को बुला लेता है और उन्हें वहीं खाना खिलाने लगता है ताकि जे को मजबूरी में रुकना पड़े। शुक्र है कि जे को यूरी के बगल में बैठने का मौका मिल जाता है। बाकी ग्रुप के लड़के भूख से उनका खाना ताकते रहते हैं, लेकिन कैफिर उन्हें चेतावनी देता है, अब से खाना चुराना बैन है, सबको अपना खाना खुद लाना होगा। फिर कैफिर जे और यूरी के बीच में बैठ जाता है। सोचता है कि इससे जे का ध्यान उसी पर जाएगा, लेकिन जे उसे पूरी तरह इग्नोर करती है। बाकी लड़कों पर तरस खाकर जिनके पास खाना नहीं है, जे सुझाव देती है कि क्यों ना सबके लिए खाना बना लिया जाए क्योंकि पास में एक किचन है। लेकिन कैफिर उस पर चिल्लाता है कि वो किचन का सामान छुए भी नहीं क्योंकि वो उनके दोस्त का है। सरप्राइज ये है कि उस किचन का मालिक एक लड़का है जिसका नाम ईमॉन है, जो स्कूल नहीं आ पाता क्योंकि वो अपने पापा के रेस्टोरेंट में काम करता है। दुर्भाग्य से उसके परिवार पर कर्ज है क्योंकि उसकी माँ सारी कमाई फालतू खर्चों में उड़ा देती है। जे को ईमॉन के लिए बुरा लगता है और वो अपने दोस्तों से कहती है कि हमें उसे देखने जाना चाहिए। कैफिर उसे चेतावनी देता है कि दूसरों की जिंदगी में दखल मत दो, लेकिन बाकी ग्रुप जिद करता है और कैफिर को भी मजबूरी में साथ जाना पड़ता है। जब वे रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई ग्राहक नहीं है। ईमॉन बताता है कि वो स्कूल छोड़ने का सोच रहा है क्योंकि अगर जल्दी कर्ज नहीं चुकाया गया तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। जे सुझाव देती है कि क्यों ना वे वहां काम करें ताकि रेस्टोरेंट की इनकम बढ़े और वे सब मिलकर तय करते हैं कि कोई सैलरी नहीं लेंगे। जैसे ही वे काम शुरू करते हैं, ग्राहकों की संख्या अचानक बढ़ने लगती है यूरी की लोकप्रियता की वजह से। फिर भी यूरी हर ग्राहक को घूरता रहता है। तब जे उसे एक कोने में ले जाकर कहती है, थोड़ा मुस्कुराओ, तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। यूरी उसकी बात मानता है और जैसे ही वो मुस्कुराता है, ग्राहक खुशी से चीयर करते हैं। लड़कियों की प्रतिक्रिया इतनी मजेदार और रिलेटेबल होती है कि सब हंसने लगते हैं। कैफिर को जलन होने लगती है। उसे लगता है कि यूरी सबका ध्यान और जे की अटेंशन चुरा रहा है। राइवलरी बढ़ने लगती है और दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। यूरी ग्राहकों के साथ सेल्फी लेने लगता है तो कैफिर इस मुकाबले को एक कदम और आगे ले जाता है। वो ग्राहकों को अपनी मसल्स छूने देता है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती है। हर कोई पागल हो रहा है, सोच रहा है कि शिष्टाचार और तमीज आखिर गए कहां। जे वहां खड़ी मुस्कुराती रहती है, खुशी खुशी देखती है कि कैसे यूरी अपने मसल्स ग्राहकों को दिखा रहा है। रेस्टोरेंट की लड़कियां पागल हो रही हैं और यूरी के मसल्स को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। कैफिर यह सह नहीं पाता कि कोई उससे बेहतर लगे और यह मुकाबला देर रात तक चलता रहता है। अचानक कैफिर का हाथ गर्म खाने से जल जाता है। जे उसके पास ही खड़ी होती है। वह उसे आराम करने को कहती है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। वह उसके हाथ का इलाज करती है और कैफिर एकदम पिघलने लगता है। उसका चेहरा तो जैसे दिल बन गया हो। कुछ पल बाद वह होश में आता है और उसे दोष देता है। कहता है कि यह सब नहीं होता अगर हम यहाँ नहीं आते। जे उसका धन्यवाद करती है, खासकर आज उसने साई की मदद की उसके लिए भी। वातावरण शांत हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ आ धमकती है अर्सकेला, वो बुली और उसका ग्रुप। उनके चेहरे पर शक भरी नजरें हैं और सभी आमने सामने खड़े हैं। हमें लगा अब कोई भिड़ंत होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि बुली बस बोली, आराम से रहो दोस्तों। फिर उसने हीरोज को खाने का ऑर्डर देने के लिए बुलाया। हमने नोट किया कि यूरी को वो लोग पसंद नहीं है। उससे पहले कि कुछ हो, यूरी अंदर भाग गया ताकि कोई परेशानी ना हो। कैफिर ने भी माहौल को शांत बनाए रखने की कोशिश की। बुली ने जे का मजाक उड़ाया, बोली, अगर तुम वेट्रेस बन गई हो तो यह तुम्हें सूट करता है। उसकी दोस्त ने कैफिर का मजाक उड़ाया, तुम तो अमीर घर से हो ना, ये क्या हालत बना रखी है, लग रहा है जैसे मुश्किल में हो। जे चुप नहीं रहती। वह उन्हें साफ कहती है कि उन्होंने मेहनत की है, बिगड़े हुए बच्चों की तरह नहीं जिम है। फिर उसने एम को बुलाया जिससे बुली चिढ़ जाए, दिखाने के लिए कि उसका दोस्त अब उनके साथ काम कर रहा है। वह एम और अलेक्स से ऑर्डर लेने को कहती है और धमकी देती है कि अगर वो 1 सेकंड और रुकी तो वह बुली के बाल पकड़कर घसीट लेगी। लेकिन कैफिर बीच में आता है और कहता है, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम ही ऑर्डर लो। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचता है और जाहिर है हमारी लड़की थोड़ी घबरा जाती है।
जाती है। सोचती है इतने मसल्स के बीच तो मैं बेहोश ही हो जाऊं। वो ऑर्डर लेना शुरू करते हैं और जब कैफिर की बारी आती है तो जे ऐसा बर्ताव करती है जैसे वह उसका कजिन हो। वह उसके हाथ को एक तरफ कर देती है जैसे उसने उसे पहचाना ही नहीं। कैफिर उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है, कहता है क्या लोगी मेरी जान, क्या चाहिए तुम्हें मेरी प्यारी। कैफिर शेर की तरह खड़ा रहता है, बेअसर। हीरोज बताते हैं कि खाना जल्द ही आ जाएगा। तभी केओ को किसी रोम नाम के शख्स से मैसेज आता है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है। इसी बीच कैफिर और एलेक्स किचन में जाते हैं। एलेक्स कहता है कि जे और कैफिर के बीच कुछ अजीब रिश्ता है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वह सुझाव देता है कि अगर उनकी योजना के दौरान जे को कुछ हो जाए तो कैफिर पर असर नहीं पड़ेगा। वह सुझाव देता है कि योजना से जे को हटा देना चाहिए और कैफिर इस पर सोचने लगता है। इसी दौरान जे केओ से मिलती है जो उसे डेट के लिए पूछता है। वह चौंक जाती है, लेकिन केओ कहता है कि कैफिर को कुछ नहीं पता और वो उसका जवाब इंतजार कर रहा है। तभी डेविड अंदर आता है और केओ पर चिल्लाता है, कहता है कि वह जे के साथ इतना ठंडा बर्ताव क्यों कर रहा है। लगता है कि दोनों के बीच पहले से तनाव है। जे माहौल को संभालने की कोशिश करती है। वह डेविड को साइड में ले जाकर बहाना बनाती है कि कुछ काम करना है। केओ उसे जाते हुए देखता है और कहता है, मैं अब भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, ब्यूटीफुल गर्ल। जब वह और डेविड अंदर जाते हैं तो डेविड सबके सामने कह देता है, क्या तुम केओ के साथ बाहर जा रही हो। हर कोई चौंक जाता है, खासकर कैफिर जो पूछता है, क्या तुम्हें वो पसंद है। वह इनकार करती है और इससे पहले कि कोई उसे और घेर पाए वह वहां से भाग जाती है। कैफिर गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है केओ जे के लिए कुछ योजना बना रहा है जो उसे परेशान करता है। बाद में जे साई से पूछती है कि क्या डेविड और केओ के बीच कुछ दिक्कत है। वह कहता है कि उसे गॉसिप पसंद नहीं, लेकिन बताता है कि एक बार वे एक सुनसान फैक्ट्री में झगड़े थे। जब बाकी लोग पहुंचे तो देखा कि डेविड बुरी तरह घायल था और केओ के हाथ में लोहे की पाइप थी। किसी को नहीं पता चला कि डेविड को चोट कैसे लगी। उस समय डेविड डिपार्टमेंट हेड था और उसका उसूल था, परेशानी से दूर रहो, क्योंकि उसने उस घटना में कुछ नहीं किया। अधिकतर छात्रों को लगा कि वह कैफिर है। जब कैफिर लीडर बना तो सभी खुश थे। उन्हें पता था कि वह बहादुर है और कुछ भी नजरअंदाज नहीं करेगा। उस रात यूरी उसे घर छोड़ने आया क्योंकि वह चिंतित था कि काफी देर हो चुकी थी। उसने कहा, तुम इतनी तनाव में क्यों दिख रही हो, थोड़ा रिलैक्स करो, मुझे तुम्हारी रक्षा करने का मन हो रहा है। यह साफ था कि यूरी को जे के साथ बिताया गया हर पल पसंद था और जाते जाते उसने याद दिलाया कि उनके प्लान्स को मत भूलना। फिर वह अपनी कार में बैठ गया। जे से उसने मजाक में कहा, यह कार एक दिन तुम्हारी होगी, और चला गया। अचानक केओ सामने आ गया जिससे जे डर गई। उसे लगा कोई भूत है। केओ ने बताया कि वह उसका नंबर लेना चाहता था, लेकिन आयरिस ने देने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह एक इज्जतदार आदमी है और सब कुछ सही तरीके से करना चाहता है, यहाँ तक कि वह उसे प्रपोज करना चाहता है। जे इस अचानक बढ़े रिश्ते से घबरा गई। फिर आयरिस बीच में आया और बोला, कोई सगाई नहीं होगी। केओ ने समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन आयरिस ने कहा, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने ऐलान किया कि जे को किसी से डेट करने या बाहर जाने की इजाजत नहीं है और उसने केओ को वहां से भगा दिया। उसने जे को कहा, खुद की इज्जत करो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब भी हॉस्पिटल में है और तुम यहाँ दूसरों के साथ घूम रही हो। अगले दिन जे बहुत चिंता में घर से निकली। देख रही थी कहीं केओ पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन तभी अचानक कैफिर सामने आ गया और मजाक में कहा, लगता है तुम किसी और की उम्मीद कर रही थी। वह बात बदलने लगी और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कैफिर ने बताया कि वह उसे ग्रुप मीटिंग में ले जाने आया है क्योंकि वह लेट हो गई थी। वह उसे अपनी बेहद लग्जरी कार में लेकर चला गया और जे उसकी कार से नजरें नहीं हटा पा रही थी। वह खाने लगी और कैफिर को भी भूख लगी थी। उसने भी एक बाइट ली, लेकिन गलती से जे की उंगली काट ली। जे चौंक गई और कैफिर हंसते हुए बोला, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि तुम्हें पिक करने में बिजी था, अब बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। उसने फिर से पूछा, क्या तुम्हें केओ पसंद है। और जब जे ने फिर इनकार किया तो उसने चेतावनी दी, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हें सूखा टांग दूंगा। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद भी जे अपनी उंगली को देखती रही, अब भी हैरान। जब वे रेस्टोरेंट पहुंचे तो पूरा ग्रुप वहां मौजूद था। ईमोन ने बताया कि उसके पापा पूरी तरह ठीक हो गए हैं और अब वे रेस्टोरेंट संभालेंगे। इसका मतलब था कि अब ईमोन स्कूल लौट सकता है और उसकी माँ, जो अब बदल चुकी हैं, उन्होंने छुट्टी लेकर उसके पापा की मदद करने का फैसला लिया। उन्होंने पुराने कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखने का फैसला किया ताकि अब ग्रुप पढ़ाई पर ध्यान दे सके। हालांकि सबने मजाक किया कि हमने कभी पढ़ाई की ही कब थी। ईमोन ने सबको इनाम देने का फैसला किया। अब वे स्कूल में खाना बना सकते हैं ताकि जो फूड उन्होंने मिस किया उसकी भरपाई हो सके। उसने जे से मदद मांगी क्योंकि वह हमेशा दूसरों के लिए तैयार रहती थी और जे मान गई। इसके बाद सबने काम शुरू कर दिया क्योंकि कस्टमर आने ही वाले थे, सिवाय जे के, जिसने कहा, मुझे भूख लगी है, पहले नाश्ता कर लूं। नरम दिल कैफिर ने कहा, मेनू ले आओ, जो चाहो ऑर्डर कर सकती है, लेकिन पैसे ये खुद देगी। जे ने मन ही मन गाली दी, हरेमी, मुझे लगा
तुम पैसे दोगे? कैफिर फिर हंस पड़ा और बोला, मजाक कर रहा था, मैं ही ट्रीट करूंगा, जिससे जे खुश हो गई। उधर यूरी एक कोने में खड़ा उदास हो रहा था, सोच रहा था कि जे अब उससे दूर होती जा रही है। अगले दिन जे नाश्ता कर रही थी जब सर्विस स्टाफ ने आकर बताया कि बाहर कोई सहयोगी उसका इंतजार कर रहा है और अगर उसने देर की तो वह उसे सूखा टांग देगा। जे ने सोचा जरूर वो कैफिर मूर्ख होगा और गुस्से में लड़ाई के मूड में बाहर निकली। लेकिन बाहर 4 हैंडसम लड़के खड़े थे। अब ये वो लड़के हैं जिनकी ओर 2 बार देखने का मन करे। उन्होंने कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना है स्कूल के लिए सामान खरीदने। जे ने कहा, रुको मैं कपड़े बदल लूं। लेकिन उनमें से एक ने कहा, तुम वैसे ही बहुत अच्छी लग रही हो। जे ने उसे गाली दी, लेकिन कैफिर बोला, ये सही कह रहा है, तुम बहुत खूबसूरत हो। और हमारी लड़की थोड़ी पिघल गई। वे कार में बैठ गए और यूरी उन्हें देखता रहा, इतनी जलन के साथ कि वह किसी को जलाकर राख कर दे। वे दुकान पहुंचे और इतना सामान खरीदा कि किसी पूरे कबीले का पेट भर जाए। जे भारी बैग्स उठाते हुए चिढ़ गई, क्या किसी में जरा सी इंसानियत नहीं बची जो मेरी मदद करे? यूरी बैग्स उठाने ही वाला था, लेकिन कैफिर पहले ही उठा चुका था। यूरी दुखी हो गया और बाकी बैग्स के लिए मदद ऑफर की, लेकिन जे ने मना कर दिया। बोली, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। अगले दिन स्कूल में जे थकी हुई थी और सोना चाहती थी। तभी अचानक यूरी पीछे से आकर उसे डरा देता है। जे उसके इस अचानक से सामने आने पर चौंक जाती है और देखती है कि उसने अब चश्मा हटाकर कॉन्टैक्ट लेंस पहन लिए हैं। वो उसे देखकर कहती है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और मन में सोचती है, मेरा लड़का तो चश्मे के साथ भी अच्छा लगता है और बिना चश्मे के भी। उसी वक्त कैफिर को जलन होने लगती है। जब वो क्लास में पहुंचते हैं तो जे देखती है कि साई सो रहा है। वह उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन अमन कहता है, छोड़ो, वो तो पत्थर है, उठने वाला नहीं। इसके बाद वे रसोई की सफाई करने लगते हैं ताकि सामान स्टोर किया जा सके। तभी जे को एक बॉक्स दिखता है जिस पर केला लिखा होता है। वह पूछती है, क्या हुआ था? उसे बताया जाता है कि केला एक अच्छी लड़की थी, लेकिन जब गुस्सा आती थी तो बिल्कुल शैतान बन जाती थी। एक बार उसने एक लड़की के बाल खींचकर उसे चोट पहुंचाई थी। स्कूल उसे निकालना चाहता था, लेकिन बाद में उसे यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। जे हैरान होकर पूछती है, इतना सब कुछ होने के बाद वो वापस कैसे आई? कैफिर बीच में आकर कहता है, ये तुम्हारा मामला नहीं है। वह धीरे से फुसफुसाता है, ज्यादा जिज्ञासा बुरी होती है, समझी मेरी बिल्ली, और चला जाता है। जे थोड़ी डर जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसी सुबह कैफिर ने उसका हाथ पकड़ा था और वो सब कुछ भूल जाती है। जे काम पर लग जाती है। कूड़ा फेंकने जाती है तो देखती है कि एक लड़का अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है। वह उस जगह जाती है जहाँ वो खड़ा था और कुछ अजीब सा पाती है। हालांकि ठीक से समझ नहीं आता कि वो क्या था। उसकी जिज्ञासा बढ़ती है, लेकिन सब लोग लंच कर रहे थे, इसलिए वह कुछ पूछ नहीं पाती। यूरी को लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वह पूछता है, क्या तुम ठीक हो? कैफिर, जो सब पर नजर रखे हुए था, उसे कुछ शक होता है। तभी डेविड घायल अवस्था में आता है और सारे लड़के उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। लड़कियों से कहते हैं कि दूर रहें। बेशक जे और एम छिपकर सब कुछ सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। अब जे को शक होने लगता है कि कुछ तो गलत है, लड़के कुछ छिपा रहे हैं। जब उन्होंने उसे देखा तो सब इधर उधर हो गए। उसे लगने लगता है कि कोई उसे कुछ नहीं बताने वाला। उसने मौका देख जब सबका ध्यान कैफिर पर था और डेविड से चुपचाप जाकर बोली, कम से कम तुम तो मेरे क्लोज फ्रेंड हो, बताओ क्या हुआ? डेविड बताता है कि केओ ने सबके सामने घोषणा कर दी थी कि वह उसे प्रपोज करेगा और ये बात डेविड बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई हो गई। जे ने कहा कि वह उनके बीच की बात सुलझा देगी, लेकिन डेविड ने मना कर दिया। कैफिर ने तब आदेश दिया, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ, ये सब और बिगाड़ देगी। साई को जिम्मेदारी दी गई कि वो उसे ले जाए। उसने कहा, चलो तुम्हारे लिए बर्तन धोने पड़े हैं। दोनों मिलकर बर्तन धोने लगते हैं। जे ने फिर पूछा, अब तो बता दो ना क्या चल रहा है? साई बोला, तुम जानती हो मैं गॉसिप में नहीं पड़ता। फिर थोड़ी देर बाद मान गया और बोला, लड़के डेविड के लिए इंसाफ लेने की कोई योजना बना रहे हैं, प्लीज मुझ पर और दबाव मत डालो, और वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद कैफिर अंदर आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो मिस? जे ने भी पलटकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैफिर ने बताया, ये लड़कों का बाथरूम है और मुझे पूरा हक है यहाँ रहने का। जे बोली, मेरी क्या गलती है? लड़कियों का बाथरूम तो बंद है। कैफिर ने फिर से वही पुराना सवाल पूछा, क्या तुम्हें केओ पसंद है? जब जे ने फिर से मना किया तो उसने उसका कपड़ा पकड़ लिया। उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मेरे सामने कहो ना। जे ने कहा, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? और पूछा, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? कैफिर शर्मिंदा हो गया, कोई जवाब नहीं दे पाया, उल्टा उस पर इल्जाम डाल दिया। तुम्हें ही मुझसे फर्क पड़ता है, जे ने समझाया, मैं सिर्फ तुम सबके बीच की परेशानी हल करना चाहती हूँ। उसी दिन बाद में पूरा ग्रुप इकट्ठा हुआ और जे को चेतावनी दी, हमें फॉलो मत करना। लेकिन जे की जिज्ञासा फिर हावी हो गई। उसने आन को चखमा दिया और चुपके से उनका पीछा करने लगी। वे एक सुनसान इमारत में घुसे। जे भी चुपके से अंदर चली गई और लकड़ियों के पीछे छिप गई। तभी किसी ने पीछे से उसका मुंह पकड़ लिया और हमारे लड़कों ने आवाज लगाई, केओ आ जाओ। केओ अपने पूरे ग्रुप के साथ वहां आया। सच कहें तो उसके मसल्स देखकर कोई भी इंप्रेस हो जाए। डेविड और केओ के बीच लड़ाई होने ही वाली थी ताकि सब कुछ साफ हो जाए। डेविड ने अपनी जैकेट उतारी, अपने मसल्स दिखाए, लड़ाई के लिए तैयार। लेकिन तभी ऊपर से किसी ने चिल्लाकर कहा, कैफिर, तुम्हें पता है ये सब किसका काम है? सब रुक गए और देखा कि वो रेम था, वही गैंग लीडर जिससे पहले टकराव हुआ था। रेम ने बताया कि वह इस लड़ाई को देखने आया है। जब किसी ने कुछ बोलने की कोशिश की, उसने कहा, शांत हो
जाओ दोस्तों, मेरे पास एक सरप्राइज है। उसने जे को सामने लाया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है ब्यूटीफुल? लड़कों ने उसे चेतावनी दी, उसे छोड़ दो, लेकिन रेम ने कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जे ने उसे सिर से मारा और ऊपर से कूदकर भाग गई। सारे लड़के उसके पीछे दौड़ पड़े और आगे क्या होता है ये तो अगली कड़ी में पता चलेगा। लड़कों ने उसे चेतावनी दी कि लड़की को जाने दो, लेकिन रेम ने साफ कह दिया कि उसे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। तभी जे ने रेम को सिर से मारा और वहां से भाग निकली, ऊंचाई से छलांग लगाते हुए। सारे लड़के उसके पीछे भागे। ये तब हुआ जब वो के गैंग से लड़ रही थी, क्योंकि वो उन्हें चुनौती दे रही थी। हालांकि जे ने जवाबी हमला किया और उन पर टूट पड़ी। उसकी यह हरकत उन्हें चौंका देती है। उसी वक्त उसे पिछली घटनाएं याद आती हैं और वह सोचती है कि शायद उसके साथ कुछ हुआ था, क्योंकि उसे बेहोश होने का भी याद नहीं। तीनों लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो पागल हो, क्योंकि वो लोग उसे पकड़ भी नहीं पाए थे और वो गंभीर रूप से घायल भी हो सकती थी। कैफ फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और समय बीतते ही वह तुरंत जाकर देखता है कि जे ठीक है या नहीं। वे नहीं चाहते कि वह दोबारा ऐसा खतरनाक कदम उठाए, क्योंकि वे सच में उसके लिए डरे हुए थे। इस बीच साई जैसे किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे लगा कि जे उड़ रही थी। जे उससे माफी मांगती है और फिर वे सब दूसरे गैंग की जगह से भागने की कोशिश करते हैं। सब लोग जे को कमजोर समझते हैं, इसलिए उसे ही निशाना बनाते हैं, खासकर क्योंकि वे पहले भी उससे लड़ चुके हैं। वो उन्हें इस स्थिति में घसीटने का दोष देती है और तय करती है कि उसे अकेले में बात करेगी। कोई इससे खुश होता है और बाकी सब उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। कैफिर नहीं चाहता कि वो अकेली रहे, लेकिन फिर भी वह दूर से उन पर नजर रखता है। केओ उसके पास बैठता है और कहता है कि डेविड की बातों पर ध्यान न दे। जे साफ कह देती है कि फिलहाल उसे किसी भी रिश्ते में दिलचस्पी नहीं है और ये बात केओ से जुड़ी नहीं है, बस वो इस समय किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहती। केओ उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसे दुख होता है, इसलिए वह उदास होकर वहां से चला जाता है। उधर डेविड जिद करता है कि वह जे को घर तक छोड़कर आएगा ताकि वह सुरक्षित रहे। कैफिर अब भी नाराज है, लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे चलता है। जे समझ जाती है कि वह कुछ कहना चाहता है तो वह उससे माफी मांगती है। हालांकि कैफिर सिर्फ उसकी भलाई की परवाह करता है और नहीं चाहता कि उसे कोई चोट पहुंचे। जे हर चीज को समझना चाहती है, खासकर ये कि केओ जानलेवा लड़ाई में क्यों शामिल था। पता चलता है कि केओ पहले उस गैंग का लीडर था, लेकिन किसी ने उसे चुनौती दी और हरा दिया। तब से वह सतर्क हो गया है और अब वह पाइप लेकर लड़ता है ताकि अपनी ताकत साबित कर सके। लोग न तो केओ पर भरोसा करते हैं, न ही उसके साथियों पर। जे खुश है कि लोग उसकी चिंता करते हैं और उसे बचाना चाहते हैं, खासकर अगर केओ दोबारा सामने आए। वह सोचती है कि क्या वह कभी किसी रिश्ते के लिए तैयार हो पाएगी अगर कोई उसके साथ रहना चाहे। उसे शक है कि कैफिर उससे प्यार करता है, लेकिन वह खुद से इस बात को इनकार करती है और शांति पाने के लिए वहां से चली जाती है। बाद में जब वह देर रात घर लौटती है तो सब लोग उसके लिए चिंतित होते हैं। वह बताती है कि उसका सिर लग गया था। एंजेलो बताता है कि वह पहले ही काम के सिलसिले में बाहर निकल गया था। वह यह भी बताता है कि उसे अब रात आयरिस के साथ एक ही कमरे में गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा कमरा नहीं है, इसलिए उन्हें अब अच्छे से रहना होगा। तभी फोन की घंटी बजती है और आयरिस सब कुछ समझाता है कि उनके बीच क्या हुआ था और उसे अब इस मामले को कैसे संभालना चाहिए। जब जे एक प्रेगनेंसी टेस्ट देखती है तो उसे लगता है कि ये उसका है और शायद कैफिर उसका पिता है। उसे याद आता है जब उसने पहली बार इसे देखा था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये टेस्ट डेंजल की गर्लफ्रेंड का है जो सच में प्रेग्नेंट है। एंजेलो आयरिस से इस बारे में सवाल करता है, जिससे वह चौंक जाता है। सबको लगता है कि जे प्रेग्नेंट है और बच्चे का बाप कैफिर है। इससे तनाव पैदा होता है, खासकर आयरिस और जे के बीच, क्योंकि जे बार बार उसे मुश्किल में डाल देती है। एंजेलो नहीं चाहता कि ये बात उनके परिवार की इज्जत पर असर डाले, इसलिए वे सब कुछ साफ करने की कोशिश करते हैं। कैफिर को बुलाया जाता है और सब लोग इकट्ठा होते हैं ये जानने के लिए कि क्या जे सच में प्रेग्नेंट है। जे को लगता है कि कोई भी उसके पक्ष में नहीं है। बाद में वह कैफिर के पापा से बात करती है, जो खुद भी नाराज है। तभी डॉक्टर आता है और कहता है कि जे प्रेग्नेंट नहीं है। टेस्ट का नतीजा नेगेटिव आता है। सब लोग राहत महसूस करते हैं, लेकिन इस गलतफहमी की वजह से शर्मिंदा भी होते हैं। कैफिर इस स्थिति पर हंसना बंद नहीं करता। जे वहां से चली जाती है और कैफिर उसके पीछे आता है। यूरी कैफिर की ओर से माफी मांगता है, लेकिन जे माफ नहीं करती। वह थक चुकी है इन सब परेशानियों से जो वो उसके लिए लाता है। कैफिर सब कुछ सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है जे उसे मुक्का मार देती है, क्योंकि वह अब भी उस पर गुस्से में है। अगले दिन सबको पता चलता है कि जे ने कैफिर को मारा और उसके चेहरे पर निशान भी है। उधर जे एलेक्स को एम के लिए अच्छा बनने की सलाह देती है। बाकी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। जब कैफिर आखिर में जे से बात करता है तो वह कहता है कि ये सब सिर्फ मजाक था। जे को एहसास होता है कि सारी परेशानियों की जड़ वही है और दोनों में फिर झगड़ा हो जाता है। कई झगड़ों के बाद भी जे आखिर में कैफिर के पास बैठ जाती है और सोचती है कि क्या वो कभी सही मायनों में माफी मांगेगा। अब भी वे एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं और बन नहीं पाते। फिर सब लोग इकट्ठा होते हैं और मिलकर सब कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रेया का ग्रुप बोलता है, जो बहुत अच्छे से संगठित है। हर सेक्शन अपनी ताकत गिनाने लगता है, लेकिन सच में उनके पास कुछ भी खास नहीं होता। वे अपने अगले कदम की योजना बनाने लगते हैं और आइडिया देते हैं,
जिसे देखकर जे हैरान हो जाती है। जब उनके अपने सेक्शन की बारी आती है तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की, तो वे कामों को बांटने का फैसला करते हैं और सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अंत में तय होता है कि वे मास्क इकट्ठा करेंगे और इलाके की सुरक्षा करेंगे। तभी उनकी टीचर घोषणा करती हैं कि प्रतियोगिता में बदलाव हुआ है, लड़कियां लड़कों जैसे और लड़के लड़कियों जैसे कपड़े पहनेंगे और हर सेक्शन में सबसे आकर्षक व्यक्ति को चुना जाएगा। इसी वजह से फ्रेया सेक्शन ई को अपने साथ प्रतियोगिता में शामिल कर लेती है। हालांकि वह जानबूझकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। समय बीतता है और खाने को लेकर ईमोन के साथ उनका झगड़ा हो जाता है। जे सब कुछ संभालने आगे आती है, जबकि कैफिर हमेशा की तरह उसके पास बैठा रहता है, जैसे उसे फिर से करीब आने की कोशिश हो। इस बीच जे डेंजल को अकेले बैठे हुए देखती है, जो उदास लग रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। वह उसके पास जाती है और नोटिस करती है कि वह पहले की तरह ठीक से खाना भी नहीं खा रहा। वह उसे खाने के लिए कहती है, मानकर कि वह ज्यादा सोच रहा है, लेकिन डेंजल मजाक करता है कि वही प्रेग्नेंट है। जे थोड़ी भोली होती है, इसलिए एक पल को मान भी लेती है, लेकिन फिर समझ जाती है कि वह मजाक कर रहा है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। वह उसका खाना उठाकर चली जाती है और डेंजल चुपचाप खाना शुरू कर देता है। उसी समय सेकंड सेक्शन की एक और लड़की जो डेंजल को डेट कर रही है, उससे मिन्नतें करती है कि वह उनके बच्चे को अपनाए, लेकिन डेंजल उसे लगातार नकारता रहता है। तभी जे वहां पहुंचती है और उस पर चिल्लाने लगती है, जिससे डेंजल को बीच में आकर उसे रोकना पड़ता है। जे को लगता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को उससे ज्यादा अहमियत देता है और उसी के कारण बच्चे को नकार रहा है। वह उसे मजबूर करती है कि वह लड़की से ठीक से बात करे और उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाती है। बाद में जे डेंजल को समझाने की कोशिश करती है कि वह बच्चे को स्वीकार करे, लेकिन लड़की रोती रहती है। जे उसे सांत्वना देने लगती है और समझ जाती है कि वह लड़की एक अनाथ है और उसका कोई परिवार नहीं है। डेंजल इसलिए उसके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। जे उसे जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा मामला बहुत भारी हो जाता है। क्लास में बाद में भी डेंजल लड़की को नजरअंदाज करता है और जे सोचती है कि उससे कैसे बात की जाए। वह सोचती है कि क्या एंजेलो से मदद मांगी जाए, लेकिन उसे उसमें शामिल करना मुश्किल होगा। फिर वह यूरी के बारे में सोचती है, लेकिन तय नहीं कर पाती कि वह मदद करेगा या नहीं। फिर उसे डेविड का ख्याल आता है, शायद वही डेंजल से बात कर पाए। जे तुरंत डेविड को ढूंढती है और दोनों साथ में खाना खाने का प्लान बनाते हैं। डेविड मजाक में कहता है कि चलो डेट पर चलते हैं, और तभी साई यह सुन लेता है और सबको बता देता है। पहले तो कोई इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे सब मान लेते हैं कि यह सच है। खासकर कैफिर को इस बात से काफी तकलीफ होती है। थोड़ा समय बीतता है और जे, डेविड और साई तीनों एक साथ एम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। वे खूब मस्ती करते हैं, झूलों पर चिल्लाते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन साई को मोशन सिकनेस हो जाती है और जे से उसकी बहस हो जाती है। फिर वे पार्क में एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। साई दोबारा झूले पर जाना चाहता है, लेकिन सब मिलकर खाना खाने का फैसला करते हैं। डेविड और जे एक साथ बैठते हैं, जो जे को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वह असल में उससे गंभीर बात करना चाहती थी, खासकर ये पता लगाने के लिए कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। जे नहीं चाहती कि कोई और इस बारे में जाने, लेकिन उसे शक है कि डेंजल ने कुछ ऐसा सुना था जिससे वह क्रिस को नकार रहा है। जे समझ जाती है कि डेंजल ये कदम लेने से डर रहा है, जबकि क्लास के बाकी सभी लोग छिपकर पूरी स्थिति देख रहे हैं। डेविड जे को बताता है कि सभी क्लासमेट्स उन्हें छिपकर देख रहे हैं। वह जे से कहता है कि अपनी आंखें बंद करे, और जैसे ही वह करती है, सारे छिपे हुए छात्र सामने आ जाते हैं। डेविड मौके का फायदा उठाकर जे को छूता है, और जैसे ही वह उसे किस करने ही वाला होता है, सब लोग दौड़कर उसे रोक लेते हैं क्योंकि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। इससे बहुत ड्रामा होता है। साई और बाकी सब भी आकर डेविड को डांटते हैं। फ्रेया तो बहुत गुस्से में होती है और मानती है कि डेविड को ऐसा करने का कोई हक नहीं था। उसके रिएक्शन से सबको लगता है कि वह इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, खासकर जब कैफिर पहले से ही जे के करीब होता जा रहा था। बाद में वे सब एक हॉन्टेड हाउस में जाने का फैसला करते हैं। जे बहुत डरती है और अंदर जाने से मना करती है, लेकिन सब उसे यादगार तस्वीरें खिंचवाने के लिए मनाते हैं। अंदर जाकर जे और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वह साई के साथ फंस जाती है। सब डरे हुए हैं क्योंकि वे हॉन्टेड हाउस के आदी नहीं हैं। एक एक करके सभी डरावने पलों से गुजरते हैं। जे बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए साई का हाथ पकड़ती है, जो खुद ही बमुश्किल खुद को संभाल पा रहा है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक जगह पहुंचते हैं जहां सब अचानक डर जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी एक दोस्त गायब हो गई है। वह अकेले भाग गई और अब हॉन्टेड हाउस में कहीं खो गई है। जे को एक पिशाच दिखता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। यह नजारा उसे पुरानी यादें दिला देता है और वह और ज्यादा भावुक हो जाती है। कैफिर तुरंत उसे संभालने आता है क्योंकि जे को पैनिक अटैक हो जाता है। वह शुरू से ही अंदर नहीं आना चाहती थी और अब बहुत डर गई है। कैफिर उसके पास रहता है और उसे जितना हो सके शांत करने की कोशिश करता है और अंत में उसे भरोसा देता है कि वह उसके साथ है। दोनों मिलकर हॉन्टेड हाउस से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी जे फिर से अकेले भाग जाती है और वह और कैफिर एक दूसरे को पुकारते हैं। जे खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन
लेकिन वह जगह अब भी डरावनी लगती है। तभी कैफिर उसे ढूंढ लेता है और तुरंत उसे गले लगा लेता है। जे भी उसे गले लगाती है और उस पल में साफ हो जाता है कि कैफिर उससे सच्चा प्यार करता है। लेकिन जैसे ही बाकी दोस्त आ जाते हैं वे दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं। जब वे सब साथ वापस आते हैं तो सभी उन्हें छेड़ने लगते हैं कि जरूर उनके बीच कुछ हुआ है। लेकिन जे फिर से झूलों पर जाने के लिए उतावली होती है। पहले तो कैफिर मना करता है, लेकिन जब वह उसकी खुशी देखता है तो मान जाता है। वह फैसला करता है कि वह उस पल को ग्रुप के साथ एंजॉय करेगा। लेकिन यूरी यह सब देखते हुए चिढ़ जाता है क्योंकि वह जे से प्यार करता है। जब वे झूले की लाइन में इंतजार कर रहे होते हैं, जे नोटिस करती है कि यूरी को पास के कुछ लोग जानते हैं और वे उससे बहुत प्रभावित हैं। यूरी चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी बीच नया ग्रुप बाकी लोगों को मनाकर आगे लाइन में घुस जाता है, जिससे जे बहुत प्रभावित होती है। उसे लगता है कि वे थोड़े पागल हैं, लेकिन मना लेने में माहिर भी हैं। कैफिर केवल एक प्यारी सी मुस्कान से अपनी बात मनवा लेता है, जिससे साबित होता है कि वह परिस्थितियों को आसानी से अपने फेवर में मोड़ सकता है। आखिरकार वे लोग झूले पर चढ़ते हैं और कैफिर जिद करता है कि वह जे के बगल में बैठेगा। इससे बाकी लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास बैठने की जगह नहीं बचती। चारों एक साथ सवारी करते हैं और जे को शक होता है कि शायद यूरी किसी लड़की को प्रपोज करने आया है, लेकिन यूरी इसे मजाक में टाल देता है। वे लोग साथ में फोटो खींचते हैं, लेकिन यूरी धीरे धीरे चिड़चिड़ा होता जाता है क्योंकि कैफिर जे के बहुत पास बैठा है। अचानक फेरिस व्हील ऊंचाई पर रुक जाता है क्योंकि उसमें खराबी आ जाती है। जे घबरा जाती है और तुरंत कैफिर से चिपक जाती है, उससे कुछ करने की गुहार लगाती है। वे कुछ देर तक वहीं फंसे रहते हैं जब तक कि तकनीकी समस्या ठीक नहीं हो जाती। इसी बीच आयरिस जे को कॉल करता है क्योंकि वह बहुत देर कर रही होती है और वह एंजेलो से कहता है कि जाकर उसकी खबर ले। लेकिन इससे पहले कि जे जवाब दे सके, कैफिर उसका फोन छीन लेता है, जिससे आयरिस और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। वह पहले से ही कैफिर को पसंद नहीं करता था और अब हालात और बिगड़ जाते हैं। आखिर में वह खुद जे को लेने आता है, जबकि यूरी अब भी नाराज रहता है। उधर बाकी छात्र शहर में खेलों और मस्ती में लगे होते हैं और समय बहुत अच्छा बीतता है। जे और उसका ग्रुप अब भी साथ में घूम रहा होता है जब अचानक आतिशबाजी शुरू होती है। जे पूरी तरह मंत्र मुग्ध हो जाती है। उसकी आंखों में खुशी की चमक होती है। उस पल वह किसी बच्चे जैसी लगती है और कैफिर उसकी नजरों से हट नहीं पाता। वह बार बार हिलती है ताकि आतिशबाजी अच्छे से देख सके और फोटो लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका फोन अब भी कैफिर के पास है। इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है और इसी बहस के दौरान वह अचानक उसके सीने से जा लगती है। कुछ देर बाद आयरिस आता है और साफ साफ चिढ़ा हुआ दिखता है कि जे कैफिर के इतने करीब क्यों हो रही है। उनके दोस्त उसे चेतावनी देते हैं कि वह सेक्शन ई के किसी भी लड़के से न जुड़े, खासकर कैफिर से। यह सब सुनकर जे अपने और कैफिर के बीच बीते हर पल को याद करती है, कैसे उसने हमेशा उसकी मदद की और साथ दिया। लेकिन फिर भी वह अपने जज्बात को नकारती है और वहां से चली जाती है। बाद में वह अनजाने में डेंजल के घर पहुंच जाती है और वहां का माहौल देखकर हैरान हो जाती है। डेंजल के पापा उसे देखते ही डेंजल को बुला लेते हैं। कैफिर भी वहां आता है और जे को देखकर चौंक जाता है, लेकिन समझ जाता है कि वह कुछ बात करना चाहती है। वातावरण अचानक गंभीर हो जाता है जब डेंजल अपने कठिन और गरीब जीवन के बारे में सच बता देता है। वह बताता है कि वे लोग घर से ही काम करते हैं और यह उसका बहाना रहा है अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस से दूरी बनाए रखने का। हालांकि वह और ग्रेस एक दूसरे से प्यार करते हैं, वह कभी भी पूरी तरह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाया। उसे हमेशा अपराध बोध रहता है क्योंकि ग्रेस उसे महंगे तोहफे देती है। वह शुरू से इस रिश्ते को गुप्त रखना चाहता था, लेकिन गर्भवती होने के बाद वो फंस गया और अब न तो जिम्मेदारी ले पा रहा है और न ही उसे खोना चाहता है। वह कबूल करता है कि वह ग्रेस से बहुत प्यार करता है, लेकिन परिणामों से डरता है। तभी ग्रेस वहां पहुंचती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। जे उसे रोता हुआ देखती है और उसके दर्द को समझ जाती है। ग्रेस को यह महसूस हो चुका होता है कि जिस इंसान से वह प्यार करती है उसी ने उसे सबसे ज्यादा चोट दी है। भावनाओं में डूबी ग्रेस वहां से भागती है और जाकर कैफिर से टकरा जाती है। कैफिर उसके पीछे भागता है और जे भी उनका पीछा करती है। जब वह कैफिर को देखती है तो कुछ देर तक उसे घूरती रहती है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ जाती है। डेंजल की गर्लफ्रेंड एक इमारत की छत पर खड़ी होती है, छलांग लगाने के लिए तैयार। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, खासकर जे, जो उससे मिन्नतें करती है कि वह ऐसा न करे। कैफिर उसकी झिझक देखता है और सभी से कहता है कि उसे खुद तय करने दो, जिससे जे चौंक जाती है। आखिर में कैफिर सही साबित होता है। डेंजल की गर्लफ्रेंड रुक जाती है और सीधे डेंजल की बाहों में गिर जाती है, जहां डेंजल उसे दिलासा देता है और वादा करता है कि वह अब कभी उसे नहीं छोड़ेगा। यह पल इतना भावुक होता है कि देखने वाले भी अपनी तन्हाई महसूस करने लगते हैं। अगले दिन स्कूल में यूरी नोटिस करता है कि जे परेशान है। दूसरी ओर फेलिक्स इस बात से नाराज है कि उसका भाई जे की वजह से बड़ी मुसीबत में पड़ गया और अब कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा। बाद में जे उसे बास्केटबॉल खेलते देखती है उसके सीक्रेट स्पॉट पर और उसे चीयर करती है, लेकिन फेलिक्स गुस्से में भड़क उठता है क्योंकि वह चाहता है कि कोई उसकी जिंदगी में दखल न दे। बाद में वह माफी मांगता है और मानता है कि वह बस परेशान है। जे उसे स्कूल फेस्टिवल की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि उसका जे से झगड़ा है। जे और फेलिक्स के बीच बढ़ते तनाव को देखकर ग्रुप चिंतित हो जाता है, खासकर यूरी, जो जे और फेलिक्स की नजदीकी से जलने लगता है। बाद में जे एक मैकेनिक की दुकान पर साई और उसके
दोस्त से मिलती है, जहां वे मजाक करते हैं कि जे और साई को फेस्टिवल की कॉस्ट्यूम प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। लेकिन उनकी मस्ती तब रुक जाती है जब एक गैंग अचानक जे का अपहरण कर लेती है और खुलासा होता है कि रेम इसके पीछे है। रेम एक वीडियो भेजता है जिसमें वह पूरे ग्रुप को चिढ़ाता है और कहता है कि केवल 4 लोग ही उसे बचाने आ सकते हैं। यूरी गुस्से में आकर एक कुर्सी तोड़ देता है, जबकि कैफिर उसे शांत रहने को कहता है और ताकत बचाने को कहता है। अब कैफिर, साई, डेविड और यूरी मिलकर उस ठिकाने की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में यूरी कैफिर से पूछता है कि क्या वह जे से प्यार करता है। कैफिर इनकार करता है कि उसे जे से कोई लगाव है, लेकिन साफ नजर आता है कि वह झूठ बोल रहा है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रेम ने जे को बंधक बना रखा है। एक जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है और दोनों तरफ से और लड़के शामिल हो जाते हैं। कैफिर लड़ते झगड़ते हुए जे तक पहुंचता है, लेकिन तभी उस पर हमला हो जाता है। रेम उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह बहुत कमजोर है, जिससे जे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैफिर जे को दिलासा देता है, लेकिन रेम उन्हें लगातार ताने देता रहता है। ये देखकर जे को गुस्सा आ जाता है। वह खुद को आजाद कर लेती है और रेम के सिर पर जोरदार वार करती है। रेम जवाबी हमला करता है और उसे थप्पड़ मारता है। इसी पल जे के अंदर कुछ टूट जाता है। वह रेम को पूरी ताकत से पछाड़ देती है और उसे बेरहमी से पीटती है। जब रेम बेहोश होकर गिर जाता है तो कैफिर तुरंत जे को अपनी बाहों में भर लेता है, उसे चुप कराता है, उसके आंसू पोंछता है और उसके माथे पर एक प्यारी सी किस करता है। फिर हंसते हुए कहता है, मैं बहुत जल्दी जलता हूँ। बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं और यूरी का चेहरा काला पड़ जाता है जब वह दोनों को साथ देखता है। वे जल्दी से जे को अस्पताल ले जाते हैं और कैफिर वहीं उसके पास बैठा रहता है, उसके होश में आने का इंतजार करता है। उधर जे के ताकतवर अंकल अस्पताल आते हैं और कैफिर को एक प्राइवेट बातचीत के लिए अलग ले जाते हैं। वहीं आयरिस जे के पास बैठा रहता है, उम्मीद करता है कि वह जल्दी होश में आए। जैसे ही वह उसके माथे को छूता है, जे हिलती है और आंखें खोल देती है। लेकिन जैसे ही जे होश में आती है, उसका पहला सवाल होता है, कैफिर कहाँ है? कैफिर अंदर आता है, लेकिन उसी पल जे का भाई उसे एक और बातचीत के लिए बाहर ले जाता है। अंदर सारे लड़के जे के पास इकट्ठा हो जाते हैं, राहत की सांस लेते हैं। साई हमेशा की तरह नाटकीय अंदाज में रोता है और उससे चिपक जाता है। जे उसकी तरफ आंखें घुमाती है और कहती है, बस करो अब। इस बीच जे के अंकल आयरिस पर गुस्सा करता है, कहता है कि जब वह किडनैप हुई थी तब वह चुपचाप खड़ा था। वह यह भी कहता है कि असली हीरो तो कैफिर है, जो उसका कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। जाने से पहले जे के अंकल आयरिस को चेतावनी देते हैं, उसका ध्यान रखना। फिर आयरिस हैरान रह जाता है जब वह जे की माँ, जो उसकी मौसी भी होती है, को वहां देखता है। वह उसे गले लगाती है, लेकिन कैफिर उसे झटक देता है और पूछता है, इतने सालों बाद अब क्यों आई हो? वह बताती है कि वह अपनी बेटी की खैरियत जानने आई है और अपनी अगली शादी की घोषणा करने भी। आयरिस व्यंग्य में कहता है, एक और? कितने और मर्दों से रिश्ता जोड़ोगी? वह पूछती है कि क्या उसने जे को उनके परिवार के रहस्य के बारे में बताया है। आयरिस का चेहरा गंभीर हो जाता है, लेकिन वह कहता है, सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। यानी जो भी ये पारिवारिक रहस्य है वह बहुत बड़ा और गंभीर है। अगले दिन जे उदास मन से स्कूल पहुंचती है, लेकिन उसके शरारती दोस्तों का ग्रुप उसे चुपचाप बैठने नहीं देता। वे एक प्यारा सा डेजर्ट लाते हैं ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। वह मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही वह खाने की कोशिश करती है, उसे एहसास होता है कि उसके हाथ बहुत ज्यादा दुख रहे हैं। यूरी, जो हमेशा मौके का फायदा उठाता है, कहता है, मैं मसाज कर देता हूँ, और उसके हाथों को पकड़ लेता है। जरूरत से ज्यादा देर तक वह मजाक करता है, तुम्हें पता है मेरे हाथ भी दुख रहे हैं, फिर भी हाथ छोड़ता नहीं। बात फेस्टिवल की होती है। लड़के सुझाव देते हैं कि जे और साई कॉस्ट्यूम प्रतियोगिता में जोड़ी बनाएं। उसे पता चलता है कि इन लड़कों की पहले एक बैंड हुआ करता था, तो वह उन्हें सिंगिंग प्रतियोगिता में फिर से साथ आने का सुझाव देती है। तभी कैफिर अंदर आता है और जो वह देखता है उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। यूरी अब भी जे का हाथ थामे हुए है। कैफिर साफ नाराज होकर कहता है, जे मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यूरी की शक्ल उतर जाती है, उसे पता होता है कि मामला क्या है। कैफिर उसे स्कूल के एक छिपे हुए म्यूजिक रूम में ले जाता है, जो ट्रॉफियों, यादों और फोटो से भरा हुआ है। जे चकित रह जाती है, लेकिन तभी उसे अपने अंकल की एक तस्वीर दिखती है। कैफिर समझाता है कि उसका अंकल एक समय में उनके सेक्शन का लीजेंडरी लीडर हुआ करता था। फिर वह पूछता है, अब जब तुम भी हमारी टीम का हिस्सा हो, क्या तुम भी अपनी तस्वीर जोड़ना चाहोगी? वह हंसता है और जे का दिल हल्का सा उछल जाता है। वह उसे बस देखती रह जाती है, फिर संकोच के साथ थैंक यू कहती है। क्लास में वापसी पर पूरा हंगामा मचा होता है। लड़कों ने उसके लिए एक वेलकम बैक पार्टी रखी होती है, म्यूजिक, डांस और सब कुछ। यूरी गा रहा होता है, लड़के बेल्ट्स में लिपटे पागलों की तरह नाच रहे होते हैं। लगता है जैसे स्कूल डांस क्लब में बदल गया हो। और हैरानी की बात यह है कि वे अच्छे भी लग रहे होते हैं। जे जोर से हंस पड़ती है, खासकर तब जब साई गाना गाने लगता है। लेकिन असली हादसा तब होता है जब कैफिर अपनी जैकेट उतारकर गाने में शामिल होता है और वह सीधे जे की तरफ देखता रहता है। और हम सब जानते हैं इसका मतलब क्या है। जे पूरी तरह शर्मा जाती है और कहती है, तुम लोग बैकअप डांसर बन सकते हो, भविष्य उज्जवल है। इसके बाद वे लोग फेस्टिवल के टास्क बांटते हैं, कोई सिंगिंग करेगा, कोई सफाई, कोई डांस। जे चिंता जताती है, साई कैसे डांस और कॉस्ट्यूम दोनों में भाग लेगा? लड़के उसे आश्वस्त करते हैं, सब हो जाएगा। फिर वे यूरी को सिंगिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसकी आवाज सबसे अच्छी है। यूरी
यूरी कहता है, मैं बाद में सोचूंगा। फिर वे जे से पूछते हैं, तुम घर किसके साथ जाओगी, यूरी या कैफिर के साथ? वह किसी को चुनने से इनकार करती है और समझदारी से कहती है, मैं अकेली चली जाऊंगी। अगले दिन जे आइसक्रीम लेने के लिए एक दुकान पर रुकती है। तभी एक आदमी उसका नाम पुकारता है। वह उसे पहचानता है, लेकिन जे उसे नहीं पहचानती। वह बताता है कि वह उसकी माँ का पहला पति था और जे का सौतेला पिता। वह उसका हाथ पकड़कर माफी मांगता है कि उसने बचपन में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह मानता है कि जब उसने जे की माँ को छोड़कर नया परिवार शुरू किया, तब से उसे बहुत अपराध बोध रहा। समस्या ये है कि जे को उसकी कोई याद नहीं। हैरान परेशान होकर वह उसका हाथ झटक देती है और वहां से भाग जाती है। क्योंकि यह शहर छोटा है, यूरी उसी समय अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार में वहां से गुजर रहा होता है। वह रुकता है, उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करता है। जे कबूल करती है कि उसकी जिंदगी के कई हिस्से उसे याद नहीं है। यूरी कहता है, कभी कभी दर्दनाक यादों को भूल जाना भी एक वरदान होता है। वह उसके गले से हटती है और आंसू पोंछती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके हाथ में जो टिश्यू है वो वही है जो कैफिर ने उसे किडनैपिंग के वक्त दिया था। इतनी चीजें गुजर चुकी हैं, लेकिन वो पल अब भी उसके जहन में ताजा है और अब वह जान चुकी है क्यों। क्योंकि वह सब कुछ कैफिर की वजह से है। जैसे ही वह यह सोच रही होती है, उसकी नजर यूरी के जलते हुए लाल बालों पर पड़ती है। मन ही मन वह खुद से पूछती है, मैं क्या कर रही हूँ? मेरी आंखों के सामने जो सच्चा प्यार है उसे मैं नजरअंदाज कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जे कैफिर के और करीब जाएगी और यूरी से दूर होती जाएगी। जे उत्साह से भरी हुई है। त्योहार में सबसे ज्यादा जोर से चीयर कर रही है। वह अपना समय भरपूर एंजॉय करती है, जब तक कि डेविड और साई आकर उसे चिढ़ाने नहीं लगते और उसका खाना छीनने की कोशिश करते हैं। वह उन्हें डांटते हुए याद दिलाती है कि वो लोग इतने अमीर हैं कि अपना खाना खरीद सकते हैं। जल्द ही दोनों चले जाते हैं, जिससे जे को एहसास होता है कि वह अकेली है, एकदम एक टिपिकल सिंगल इंसान की तरह। अपना मूड ठीक करने के लिए वह आइसक्रीम खरीदती है और एक गेम की तरफ देखती है जो वह खेलना चाहती है। इसी दौरान कैफिर उसकी वीडियो बनाता है। पहले तो वह चिढ़ जाती है, लेकिन फिर वह देखता है कि जे उस टेडी बियर प्राइज को चाहती है। कैफिर उसे जीतने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह फेल हो जाता है। उसकी भरपाई करने के लिए वह वादा करता है कि वह म्यूजिक कंपटीशन जीतेगा, सिर्फ उसके लिए। उस रात जे और कैफिर की सिक्योरिटी शिफ्ट साथ में होती है। जे अपना पसंदीदा गाना गुनगुना रही होती है, लेकिन जब कैफिर उसकी माँ के बारे में पूछता है, उसका मूड एकदम बदल जाता है। वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती। कैफिर इसके उलट भावना व्यक्त करता है। वह खुलकर अपने जज्बात बताता है। अचानक एक क्लासमेट अजीब बर्ताव करते हुए उनके पास आता है। वे उसके पास जाते हैं, लेकिन पास में एक डरावना गुड़िया देखते हैं और दोनों जोर से चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। यहाँ तक कि कैफिर भी, जो आमतौर पर बहादुरी दिखाता है। अगले दिन स्कूल की बास्केटबॉल टीम एक प्रतिद्वंद्वी टीम से मुकाबला करती है। शुरू में टीम मुश्किल में होती है, लेकिन जे, जो यूरी और कैफिर के बीच बैठी होती है, मजाक में कहती है कि वह लकी है, इतने हैंडसम लड़कों से घिरी होने के कारण। जब आखिरकार एक फाउल कॉल होता है, उनकी टीम को वापसी का मौका मिलता है। जे फेलिक्स को खेलते देखने के लिए उत्साहित होती है और कोच को उसे मौका देने के लिए मनाती है। फेलिक्स खेल में उतरता है और आखिरी सेकंड में विनिंग शॉट मारता है। पूरी टीम जश्न मनाती है और उसे कंधों पर उठा लेती है और जे ये पल एंजॉय करती है, यूरी और कैफिर जैसे लकी चार्म्स के साथ। बाद में डॉर्म में लड़के अपकमिंग डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करते हैं। साई घबराया हुआ दिखता है, लेकिन जब उसकी क्रश रॉकी वहां आती है तो वह हिम्मत जुटाता है और उसे डेट पर ले जाता है। जे ये देखकर थोड़ी अकेली महसूस करती है, एक बार फिर सिंगल होने का एहसास। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड सालेम आता है और उससे एक फेवर मांगता है, लेकिन जे उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। वहीं दूसरी ओर फेलिक्स जे को धन्यवाद देता है कोच को मनाने के लिए और उसे एक सीक्रेट पार्टी में इनवाइट करता है, जो बास्केटबॉल कैप्टन होस्ट कर रहा है। अगले दिन डांस कंपटीशन शुरू होता है। डॉर्म की टीम शानदार परफॉर्मेंस देती है। त्योहार की होस्ट, जो एक कुख्यात बुली है, शुरू में उनकी तारीफ करती है क्योंकि वो उसकी क्लासमेट्स हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि टीम का नाम जेज वॉरियर्स है, तो वह उनका मजाक उड़ाने लगती है और जे को शर्मिंदा कर देती है। असल में कैफिर और जे ने टीम का नाम रखा था। जे हैरान होती है, लेकिन टीम पहले से स्टेज पर होती है, इसलिए उसे मजबूरन नाम स्वीकार करना पड़ता है। सबको चौंकाते हुए परफॉर्मेंस सुपरहिट होती है। ऑडियंस जोर से चीयर्स करती है, लेकिन बुली फिर भी उनकी सफलता को स्वीकार नहीं करती। इसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार होती है कि कोई शक नहीं रहता कि वे बेस्ट में से एक थे। सिंगिंग कंपटीशन की शुरुआत होती है और रॉकी अपनी खूबसूरत आवाज से सबको इम्प्रेस करती है। वहीं जे भीड़ में डेंजल और एक और लड़के का हाथ पकड़े खड़ी होती है, क्योंकि जाहिर है वह हमेशा दो लड़कों के बीच होती है। जब रॉकी खत्म करती है, जे साई को खोजने लगती है, गुस्से में कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़ दिया। फिर कैफिर की बारी आती है और वह वही गाना गाता है जो जे ने कुछ दिन पहले उसे बताया था, उसका फेवरेट गाना। गाना सुनते हुए जे के दिमाग में कैफिर की यादें उमड़ आती हैं और उसे एक चौंकाने वाला एहसास होता है, उसे कैफिर पसंद है। कैफिर की परफॉर्मेंस परफेक्ट होती है। जज और ऑडियंस दोनों उसे पसंद करते हैं। बाद में यूरी कैजुअली जे को बताता है कि कैफिर ने यह गाना सिर्फ उसके लिए चुना था। तभी कैफिर खुद आता है, मुस्कुराते हुए थैंक यू मांगता है। जब जे शर्माते हुए बड़बड़ाकर उसे थैंक यू कहती है, तो
वह उसे छेड़ता है और वह बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। उस रात यूरी के साथ सिक्योरिटी ड्यूटी पर जे कबूल करती है कि वह किसी ऐसे को पसंद करने लगी है जिसने पहले उसे हर्ट किया था। यूरी समझदारी से कहता है, दिल को रोक नहीं सकते। जे मजाक में कहती है कि वह लव एक्सपर्ट बन गया है और पूछती है कि क्या वह भी प्यार में है। यूरी मानता है कि है, लेकिन जिसे वह चाहता है वो पूरी तरह अनजान है। जे साफ साफ कहती है कि उसे मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन यूरी मना करता है। वो स्पेशल है और हमें अच्छे से पता है वह किसकी बात कर रहा है। अगले दिन साई एक कंपटीशन के लिए लड़की की ड्रेस पहनता है जिससे सब हंसते हैं। वहीं जे लड़कों के कपड़ों में एक मैसेज पढ़ती है उसके एक्स की माँ का। कैफिर, जो हमेशा उसकी प्राइवेसी में दखल देता है, उसका फोन ले लेता है, लेकिन इतना सम्मान करता है कि कॉल खुद रिसीव कर ले। बाद में मुसीबत आती है। यूरी की सोलो परफॉर्मेंस से पहले कोई उसका म्यूजिक खो देता है। पुलिस का मजा लेती है, लेकिन यूरी की टीम उसे गिटार दे देती है। यूरी एक रोमांटिक गाना गाता है, इतना खूबसूरत कि कपल्स एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कैफिर जे के कान में कहता है वो उसी लड़की के लिए गा रहा है जिससे वो प्यार करता है। जे हैरान और भावुक हो जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। यूरी की नजरों में मायूसी छोड़कर बाहर जे को डेंजल की एक्स मिलती है जो रो रही होती है। जे को पता चलता है कि डेंजल उसका ख्याल रख रहा है सिर्फ उनके बच्चे की खातिर, लेकिन वो उसके साथ दोबारा रिश्ता नहीं बनाना चाहता। भले ही वो लड़की अब भी उससे प्यार करती है। जे चुप नहीं रह पाती। वो सबके सामने डेंजल को रोकती है और उसे पूछती है कि आखिर वो क्यों वापस नहीं आना चाहता। डेंजल भावुक होते हुए कबूल करता है कि उसे यकीन है कि उसकी एक्स कभी उसे माफ नहीं कर पाएगी, लेकिन तभी वो लड़की सब सुन लेती है और सामने आकर कहती है कि वो अब भी उससे प्यार करती है और उसे माफ कर देगी अगर वो वापस आ जाए। दोनों फिर से एक हो जाते हैं और यह देखकर सभी थोड़े अकेले और भावुक महसूस करते हैं। जे खुद भी अपनी भावनाओं में उलझी हुई आखिरकार अपने एक्स की मां के मैसेज का जवाब देती है और फैसला करती है कि वो हॉस्पिटल जाकर उससे मिलेगी। जब वह हॉस्पिटल पहुंचती है और उसका एक्स जागता है, उसका पहला सवाल होता है जे कहाँ है, लेकिन जे को याद ही नहीं रहता कि उनके बीच क्या हुआ था। जब वह उसका हाथ पकड़ता है और विनती करता है कि वह रुके, जे घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। उसकी बहन जे के पीछे आती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि वही उसकी तकलीफ की वजह है। यह जे को और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। वापस स्कूल में साई जे पर गुस्सा करता है क्योंकि वह उनकी कंपटीशन मिस कर देती है। कैफिर भी उसे डांटता है कि वह उसकी कॉल्स इग्नोर कर रही थी। जे सबके आरोपों से थक चुकी गुस्से में फट पड़ती है। मैं हर किसी के लिए हमेशा मौजूद नहीं रह सकती। वह खुद को अपने रूम में बंद कर लेती है, पूरी तरह भावनात्मक रूप से थकी हुई। लेकिन यूरी, जैसा कि वो हमेशा होता है, उसका साथ नहीं छोड़ता। वह चुपचाप उसके पास बैठता है और उसे गिटार बजाना सिखाता है। जैसे जैसे दोनों पास बैठते हैं, माहौल में हल्का तनाव भरने लगता है। जे खोई खोई सी यूरी को देखती है और यूरी उसकी तरफ झुकता है। पल बहुत इंटेंस होता है और साफ लगता है कि आगे क्या होने वाला है। तभी कैफिर आ जाता है। उसके हाथ में एक ट्रॉफी है। उनकी टीम को बेस्ट बैंड का अवार्ड मिला है। वह जे को देने ही वाला था जैसा उसने वादा किया था, लेकिन अब वह वहीं रुक जाता है। उसकी नजर उस सीन पर जम जाती है। जे और यूरी बेहद करीब। जे घबरा जाती है। उसे एहसास होता है कि शायद वो धोखा दे रही है, कम से कम इमोशनली। वह अपना बैग उठाती है और भाग जाती है। वहीं यूरी और कैफिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी नजरों में जो है वो कहा नहीं जा सकता। साफ है यह लव ट्रायंगल अब फटने वाला है। जे खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है, पूरी तरह से डिसोरिएंटेड। उसे याद नहीं कि वह वहां कैसे पहुंची। हल्की हल्की यादें उभरने लगती हैं। उसे याद आता है कि केओ, वो नीच लड़का, उसके बहुत करीब आ रहा था। यह ख्याल उसे झटका देता है और सबसे चौंकाने वाली बात, उसे एहसास होता है कि उसका खून खौल रहा है। डर अंदर घुसता है। क्या सच में वही हुआ जो उसे याद आ रहा है? वह अपना सिर पकड़ती है, बालों को खींचती है और भी याद करने की कोशिश करती है। फिर सब कुछ धीरे धीरे वापस आने लगता है। उस दिन जब यूरी उसके करीब आया था और कैफिर ने उन्हें एक साथ देखा था, वह वहां से भाग गई थी। अगले दिन वह फेलिक्स के साथ उस पार्टी में गई थी जो पहले से प्लान की गई थी। फेलिक्स खुश था और जे का शुक्रगुजार भी, क्योंकि उसी की वजह से वह फिर से बास्केटबॉल खेल रहा था। लेकिन जैसे ही वे पार्टी में पहुंचे, माहौल अजीब लगने लगा। लोगों का बर्ताव अजीब था, बहुत ही अजीब। फिर केओ सामने आया जैसे वह उनका दोस्त हो और उन्हें अपनी जगह पर वेलकम कर रहा हो। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि कुछ सिर्फ गेस्ट नहीं है, वह उस घर का मालिक और पार्टी का होस्ट है और वो पहले से ही नशे में धुत था। खुद पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, वहां का माहौल पूरी तरह पागलपन भरा था। अराजकता, तेज शोर, सब कुछ नियंत्रण से बाहर। जे ने किसी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भीड़ में खुद को एक बेवकूफ की तरह महसूस करने लगी, जैसे कोई अनजाना इंसान जो वहां बिल्कुल नहीं फिट हो रहा हो। उधर केओ ने माइक पकड़ लिया और सबके सामने बोल पड़ा, हमारी जीत का पूरा श्रेय फेलिक्स को जाता है। पूरे कमरे में तालियों और शोरगुल की आवाज गूंज उठी। हर कोई फेलिक्स के पास इकट्ठा हो गया, उसे बधाई देने और उसके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए। इसी बीच जे भूख से तड़प रही थी। वो खाने की तलाश में इधर उधर देखने लगी और आखिरकार कुछ खाने को ढूंढ ही लिया। उसे एक कोना दिखा जहां कुछ वियतनामी लोग रेमन खा रहे थे। जे ने मजाक में कहा, मानो मैं यहाँ हूँ ही नहीं, और फिर एक प्लेट उठाई और वहां से भाग गई। पार्टी में घूमते हुए जे की नजर एम पर पड़ी।
पड़ी वो एक अजनबी आदमी के साथ खड़ी थी। जे गुस्से से भड़क उठी और सीधे उसके पास जाकर बोली, तू गद्दार है, अगर एलेक्स को पता चला तो वो तेरा क्या हाल करेगा, तू सोच भी नहीं सकती। वो अजनबी आदमी पलटा और जे सन्न रह गई। वो और कोई नहीं बल्कि खुद एलेक्स था। उसने भेष बदल रखा था, नकली मूंछें लगाई हुई थी और मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे। एलेक्स ने समझाया, डिवीजन ने हमें पार्टी में आने से मना कर दिया था, इसलिए मुझे चुपके से ऐसे आना पड़ा। अगर कैफिर को पता चल गया तो वो कभी माफ नहीं करेगा, और वैसे भी मैको को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने जे को सलाह दी, बस 30 मिनट और रुकना, फिर फेलिक्स को लेकर यहाँ से निकल जाना, वरना हालात हाथ से निकल जाएंगे। जे ने उसकी बात मान ली और अपना खाना एम को पकड़ाकर बाथरूम की ओर चली गई। जब वो बाहर निकली तो उसने देखा कि एक घटिया सा लड़का उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। जे कुछ कर पाती इससे पहले ही केओ आ गया और उस लड़के को रोक दिया। गुस्सा मत हो, सब ठीक है, केओ ने नर्म लहजे में कहा। फिर उसने जे से बातचीत शुरू की, इतने दोस्ताना और आराम से कि जे को पता ही नहीं चला कि वो उसकी बातों में फंसती जा रही है। फिर अचानक केओ ने उसे एक ड्रिंक पकड़ाई। जे ने बिना ज्यादा सोचे एक घूंट पी लिया। अगले ही पल सब कुछ घूमने लगा, दुनिया उसकी आंखों के सामने हिलने लगी। नीचे जाकर उसने देखा फेलिक्स जमीन पर पड़ा था, बुरी तरह पीटा हुआ, अधमरा। फेलिक्स की आवाज कांप रही थी, हमें धोखा दिया गया, ये सब एक जाल था, तुम्हें भागना होगा। लेकिन वो वाक्य पूरा कर पाता इससे पहले ही जे की नजर धुंधली होने लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब जे को होश आया वो वर्तमान में थी और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो गुस्से में थी, डरी हुई थी और उसने फैसला किया कि अब उसे ये जगह छोड़ देनी चाहिए। उसने देखा पूरा घर एकदम साफ सुथरा था, जैसे वहां कोई था ही नहीं, ना कोई इंसान ना कोई शोर। तभी कोई पीछे से उसके पास आया। जे चौंक कर पलटी और देखा कि उसके सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था। उसके चेहरे में कुछ ऐसा था जो बहुत जाना पहचाना लग रहा था। वो लड़का उसे कैफिर की याद दिला रहा था। तुम्हें उसके छोटे भाई को देखना चाहिए, उसने कहा। फिर समझाया कि कॉल और उसका दोस्त स्विमिंग पूल के पास बाहर बैठे थे। उसने सुझाव दिया कि जे जाकर उनसे मिले। जे जब बाहर गई तो देखा कि सब आराम से बैठे थे, मस्ती कर रहे थे, सिवाय फेलिक्स के, जो कल रात की पिटाई से बुरी तरह थका और टूटा हुआ लग रहा था। जे तुरंत उसके पास दौड़ी और फेलिक्स ने बताया कि असल में इसी ग्रुप ने हमें बचाया था। पीछे से यूरी और कैफिर भी आ पहुंचे। कैफिर ने हाथ सीने पर बांधे हुए ठंडे लहजे में पूछा, तुम उस पार्टी में गई ही क्यों थी? जे ने झिझकते हुए जवाब दिया, मुझे याद ही नहीं है। और तुम्हें पता कैसे चला कि हम कहाँ हैं? कैफिर बोला, एलेक्स ने मैसेज भेजा था, उसे तुम नहीं मिली और वो परेशान हो गया। उसका दिल नरम है ना, इसलिए उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और हमें भेजा। जे का गुस्सा भड़क उठा। ठीक है, बताओ मेरे कपड़े किस कमीने ने बदले? फिर उसने तड़पते हुए पूछा, और क्या तुमने मुझे देखा? कैफिर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शांत हो जाओ, हमने कुछ खास नहीं देखा। वो और कुछ नहीं बताता, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो जे की झुंझलाहट देखकर खूब मजे ले रहा है। उधर जे बीच में फंसी खड़ी थी, इन सारे हैंडसम लड़कों के बीच समझ नहीं पा रही थी कि किसको घूर कर डांटे। तभी एक लड़का हंसकर बोला, लो भाई अब सब बैठ जाओ, इसकी नजरों से तो लगता है जैसे इनको अभी खा जाएगी। लड़के थोड़े पीछे हट गए और फिर धीरे धीरे कल रात की पूरी कहानी सुनाने लगे। जब वे पार्टी में पहुंचे उन्होंने जे को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। फिर आयरिस आया और उसे पता चला कि जे लापता है। उसने फेलिक्स से सवाल पूछे और फेलिक्स ने बताया कि केओ उसे लेकर गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि केओ कहाँ गया है सिवाय उसके दोस्तों के। आयरिस ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने केओ के दोस्तों को धमकाया जब तक उन्होंने सच्चाई नहीं उगल दी। फिर आयरिस ने सबको पीछे हटने को कहा, क्योंकि अब जो होने वाला है वो खूनी होगा। जब उसके आदमी फेलिक्स को बाहर निकाल रहे थे वे केओ के पूरे ग्रुप को मार मार कर धराशायी कर रहे थे। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचे देखा कि आयरिस पहले से ही वहां था। केओ को कॉलर से पकड़कर बेरहमी से पीट रहा था। वो हरामी उसे छूने की कोशिश कर रहा था। आयरिस ने गुस्से में गुर्राते हुए कहा। उसने सबको भरोसा दिलाया कि जे अब सुरक्षित है और फिर वो खुद अंदर गया और जे को कपड़े पहनाए। आखिरकार वो उसका कजिन है। जब सबने बाद में जे को चेक किया आयरिस ने सलाह दी कि उसे वहां से ले जाओ, इससे पहले कि हालात और बिगड़े। कैफिर हमेशा की तरह जेंटलमैन उसे उठाकर अपने घर ले आया और इसीलिए आज जे यहाँ मौजूद थी। अब वर्तमान में पूरा ग्रुप उसके आसपास खड़ा था। यूरी ने चिढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हें वो पसंद है ना? सीधा कैफिर को छेड़ते हुए। कैफिर ने आंखें घुमाई। तू पागल है, लेकिन यूरी पीछे नहीं हटा। तू डरपोक है, अपने दिल की बात मान ही नहीं सकता। उसने फिर सलाह दी, तू जे को हमारे मिशन से अलग कर दे, इससे पहले कि चीजें खतरनाक हो जाएं। लेकिन कैफिर हमेशा की तरह जिद्दी इनकार कर देता है। मुझे उससे प्यार नहीं है, वो साफ कहता है। मैं अपनी प्लानिंग पर टिका हूँ। लेकिन जैसे ही उसने कप पकड़कर भींचा उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि कप टूट गया। यूरी चुप हो गया, कुछ पल के लिए खोया हुआ। उसे वो रात याद आ गई जब वो जे के साथ पहरेदारी पर था। उस रात जे ने उसे सीधे पूछा था, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है? यूरी ने लंबी सांस ली थी और जवाब दिया था, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इजहार
स्वीकार भी नहीं कर सकता और इनकार भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जे बिल्कुल हैरान रह गई थी। तो अब क्या, हम बस हमेशा यूं ही एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहेंगे? लेकिन फिर उसने सोचा कि अब इस बात को जाने देना ही बेहतर होगा। अब बारी थी कैफिर के मूड ऑफ होने की, क्योंकि जे का ध्यान उस पर नहीं था। वो तो सारा प्यार और फिक्र फेलिक्स पर लुटा रही थी। फेलिक्स, जो खुद को दोषी मान रहा था, शर्मिंदा होकर जे से माफी मांगता है उस पार्टी में ले जाने और सारी मुसीबतों की वजह बनने के लिए। लेकिन जे, जो हमेशा से एक दयालु दिल वाली लड़की थी, उसने फेलिक्स को माफ कर दिया। तभी कैफिर का छोटा भाई उन्हें नाश्ते के लिए बुलाने आ गया। सब लोग अंदर चले गए सिवाय फेलिक्स के, जो वहीं बैठा रहा डॉक्टर के आने का इंतजार करते हुए। तुम सच में बुरी हालत में लग रहे हो, किसी ने बड़बड़ाते हुए कहा। अंदर जाने से पहले जे ने यूरी से पूछा, कैफिर के हाथ को क्या हुआ? यूरी ने बताया, वो गुस्से में था और उसने एक ग्लास फोड़ दिया। फिर उसने चेतावनी दी, कैफिर के भाई से दूर रहना, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जे मन ही मन सोचती है, नामुमकिन, कोई कैफिर से भी ज्यादा बदमाश कैसे हो सकता है? डिनर से ठीक पहले जे हैरान रह जाती है जब कैफिर का सबसे छोटा भाई सामने आता है। वो छोटा है लेकिन तेज और चालाक, और आते ही कैफिर को छेड़ देता है। अच्छा है भाई, अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले आए। फिर पता चलता है ये छोटा शैतान भी अपने बड़े भाई जैसा ही चालाक है, क्योंकि वो यूरी की छोटी बहन को डेट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, सब उसे घेर कर चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। इतनी जल्दी ये सब? अभी तो तू बच्चा है। जे को बेचैनी होने लगती है। उसे लगने लगता है कि अब उसे जल्दी घर जाना चाहिए। उसके घर वाले उसे लेकर जरूर चिंतित होंगे। कैफिर उसे भरोसा दिलाता है, उन्हें पता है तुम कहाँ हो। माहौल हल्का करने के लिए यूरी उस छोटे भाई को एक फोन देता है। लो, मेरी बहन को कॉल करो, वो तुम्हें ढूंढ रही थी। फिर मजाक में कहता है, क्या हमने पहले ही ये बात नहीं की थी? तू अभी इन चक्करों के लिए छोटा है। और फिर पलट कर सबको सुनाता है, असल समस्या तो तुम सब हो। इन दोनों की मदद करके हरामी हो सारे के सारे। अगले दिन स्कूल में छुट्टियों से पहले का आखिरी पीरियड था और स्कूल की तरफ से एक छोटा सा विदाई प्रोग्राम रखा गया था। बेशक सारे छात्र उत्साहित थे, खास तौर पर जे ने साई से पूछा, क्या तुम वाकई में एग्जाम में फुल मार्क्स लाए? साई ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता कि आया या नहीं? जे ने उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया, तुम्हारे जैसे तो परफेक्ट स्कोर ला ही नहीं सकते। फिर उन्होंने एक डील की, अगर साई ने सच में परफेक्ट स्कोर लाया हो तो जे उसे डिनर पर ले जाएगी और खुद पैसे खर्च करेगी। साई ने तुरंत स्टेक्स और बढ़ा दिए। ठीक है, फिर तुम अपने बाल कलर करवाओगी। जे चौंकी, लेकिन स्कूल में बाल ढाई करवाना मना है। साई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा तो फिर यूरी कैसे बच जाता है? जे ने फौरन पलटकर जवाब दिया, क्योंकि वो उसका असली बाल है। जे सन्न रह गई। फिर साई ने एक और दांव खेला, अगर मैंने सच में टॉप किया तो तुम्हें हम में से एक को चुनकर सबके सामने उसे किस करना होगा। जे ने सहमति में सिर हिलाया। उसी रात एक बच्चों की कॉस्ट्यूम पार्टी में जे शामिल होती है और साई, जो अंदर से अब भी एक बच्चा है, बच्चों के साथ खेलते हुए खूब एंजॉय कर रहा था। इसी दौरान जे को एक ऐसा बच्चा दिखता है जो हुबहू कैफिर के छोटे भाई जैसा दिखता है। वो थोड़ी देर सोचती है, शायद मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही वो घूमती है, असल वाला छोटा भाई ठीक उसके पीछे खड़ा होता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जे चौंक कर पूछती है। जे हल्के फुल्के मजाक में बात करती है, लेकिन वो बच्चा ठंडे लहजे में कहता है, हम इतने करीब नहीं हैं जे। फिर वो लड़का जे के हाथ से कैंडी झपट लेता है। ठीक उसी वक्त कैफिर अंदर आता है। बिल्कुल, जेबें भी भर लो, क्या मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? कैफिर तंज कसता है। उसका छोटा भाई पलटकर जवाब देता है, तुमने तो मुझे पाला ही नहीं। जे मन में सोचती है, ओह बाप रे, फैमिली ड्रामा, ये सब घर ले जाकर निपटाओ भाई। आखिरकार कैफिर वहां से चला जाता है और उसी वक्त से लौटता है। उसने एक छोटी लड़की से कैंडी चुरा ली थी और इसका नतीजा मुसीबत शुरू, क्योंकि लड़की का पिता सामने आ जाता है। लेकिन मामला तब अजीब मोड़ ले लेता है जब वो आदमी जे पर लाइन मारने लगता है, उसे बाहर चलने के लिए पूछता है। तभी कैफिर बीच में आ जाता है, गुस्से में बोलता है, कुछ तो लिहाज करो, दिख नहीं रहा मैं यहीं खड़ा हूँ। वो आदमी हंसते हुए पूछता है, तुम उसके बाप हो क्या? कैफिर मुस्कुराते हुए कहता है, बुरा कह लो पर मैं उसका पति हूँ। वो आदमी इतना सन्न हो जाता है कि सारा गुस्सा और कैंडी गेट भूलकर सीधा भाग खड़ा होता है। वहीं जे हैरान परेशान अपने सीने पर हाथ रखती है। मैंने ठीक सुना पति? फिर कैफिर उसे बताता है कि कीको को स्कूल से निकाल दिया गया है, उस झगड़े की वजह से जो उसने किया। मैंने पहले ही कहा था उसे दूर रहो, अब से मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। कैफिर जोड़ता है। जे पूरी तरह चौंक जाती है, कौन सी दुनिया में पति? किस डायमेंशन से आया है तू? फिर कैफिर उसे भीड़ से दूर किसी शांत जगह ले जाने का ऑफर देता है। बाद में जब दोनों वापस लौटते हैं, कैफिर उसे रुकने को कहता है। वो उसके लिए ड्रिंक लाने जाता है। इसी बीच एक घटिया किस्म का लड़का जे पर लाइन मारने आता है, लेकिन वो पास आता उससे पहले ही नीली आंखों वाला एक हैंडसम लड़का सामने आ जाता है और उस बदतमीज को दूर धक्का देता है। जब वो लड़का अपना नाम बताता है, जे चौंक जाती है। उनका सरनेम भी एक ही है। वो मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है तुम्हारे मन में कई सवाल हैं, लेकिन उन्हें बाद में पूछना। वो जे का नंबर लेता है और वहां से चला जाता है। तभी कैफिर वापस आता है, उसे ड्रिंक पकड़ाता है और दोनों बैठ जाते हैं परफॉर्मेंस देखने के लिए। एक लड़की जो कैफिर को लगातार घूर रही होती है, जे को थोड़ी जलन होने लगती है, लेकिन वो खुद को संभालती है। उधर साई खुल्लम खुल्ला और बेशर्मी से लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा होता है। जे मन ही मन सोचती है, अगर रॉकी यहाँ होती तो उसे कॉलर से खींचकर बाहर ले जाती। गुस्से में
वो कैफिर को कंधा मारती है। अगर डांस करने का इतना ही शौक है तो जा, तुम्हें लोगों का ध्यान चाहिए ना। वो कुछ कहता उससे पहले ही एक लड़की उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाती है। जे साइड में खड़ी एकदम अजीब सी लग रही थी। वो खुद डांस करती है लेकिन पूरा तालमेल बिगड़ा हुआ, जैसे कोई इधर उधर हाथ पैर मार रहा हो। फिर भी कैफिर के लिए वो सबसे मनोरंजक चीज थी जो उसने देखी हो। वो मुस्कुराता हुआ उसके पास आता है। तुम्हें मेरे साथ डांस करना चाहिए। जैसे ही वो दोनों डांस करने लगते हैं, म्यूजिक बदलकर स्लो डांस में तब्दील हो जाता है कपल्स के लिए। कैफिर झुकता है, क्या मुझे ये डांस मिलेगा? जे थोड़ी झिझकती है, फिर धीरे से सिर हिला देती है। जब वो साथ मूव करने लगते हैं, जे अपने हाथ उसके कंधों पर रखती है। मन ही मन सोचती है, क्या मैंने इससे बहुत बहुत लंबे समय से प्यार किया है? कैफिर अपना हाथ उसकी कमर पर रखता है, उसे अपने करीब खींचता है। पल और गहराता है। जे उस पल में खो जाती है। धीरे से उसके कंधे पर सिर रख देती है। अचानक कैफिर उसका चेहरा ऊपर करता है और उसके माथे पर एक प्यारी सी किस करता है। उसी पल जे को एहसास होता है, मैं इसे प्यार करती हूँ। जैसे ही कैफिर और करीब आने लगता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। साई ने वाकई एग्जाम टॉप किया था। अब वो जे को उनकी डील याद दिलाएगा कि उसे उन सब में से किसी एक को चुनकर सबके सामने किस करना होगा। तो क्या जे अपना वादा निभाएगी या आखिरी वक्त पर डर कर पीछे हट जाएगी?